नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का। वक्त 100 बात की एक बात का। 100 बात की एक बात में आज रूस की संसद में बोलते हुए पुतिन ने साफ कर दिया कि परमाणु बम का इस्तेमाल करने से वो बिल्कुल नहीं हिचकेंगे। अपने भाषण के दौरान पुतिन को 40 बार खांसते देखकर दुनिया समझ गई कि पुतिन को गंभीर बीमारी वाली खबरों में दम है। नई रिसर्च में दावा किया गया कि तुर्की से भी ज्यादा ताकतवर भूकंप का बहुत बड़ा खतरा भारत के राज्य उत्तराखंड पर है और आईएमएफ की नई शर्तों से साफ हो गया कि पाकिस्तान को कंगाल होने से अब कोई नहीं बचा सकता। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है उत्तराखंड को लेकर। बहुत बड़े खतरे में है उत्तराखंड। वहां रिसर्च कर रहे सरकारी संस्थान एनजीआरआई यानी नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के चीफ साइंटिस्ट ने चेतावनी दी है कि उत्तराखंड में तुर्की से भी ज्यादा ताकतवर भूकंप कभी भी आ सकता है। भूकंप इतना ताकतवर होगा कि रिक्टर स्केल पर 8 या फिर उससे भी ज्यादा की तीव्रता को पार कर जाएगा। जबकि तुर्की में 6 फरवरी को जो भूकंप आया था उसकी तीव्रता 7.8 थी। उसी की वजह से वहां अब तक 40,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अब खुद अंदाजा लगाइए कि अगर तुर्की में आए भूकंप से भी तगड़ा भूकंप उत्तराखंड में आ गया तो क्या होगा। हिमालय के इलाके में होने की वजह से उत्तराखंड पर भूकंप आने का खतरा हमेशा रहता है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन रिक्टर स्केल पर 8 की तीव्रता के भूकंप की चेतावनी ने सबके होश उड़ा दिए हैं। और हो सकता है कि प्रकृति उत्तराखंड को अब अपना वो रूप दिखाए कि उसकी बलि ही चढ़ जाए। हैदराबाद में मौजूद एनजीआरआई यानी नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट का कहना है कि उत्तराखंड में जमीन के अंदर इतनी उथल पुथल मची है कि अब वहां बेहद ताकतवर भूकंप आने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। बस नुकसान कम से कम हो, सिर्फ उसके लिए ही तैयारी की जा सकती है। एनजीआरआई उत्तराखंड की लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है। वहां आने वाले भूकंपों और जमीन खिसकने की घटनाओं पर वो नजर रख रहा है। इस आधार पर एनजीआरआई का अनुमान है कि उत्तराखंड में आने वाला भूकंप इतनी लाशें बिछाएगा कि तुर्की का 7.8 की तीव्रता का भूकंप भी पीछे छूट जाएगा, क्योंकि खतरा सिर्फ उत्तराखंड में रहने वाले लोगों को ही नहीं होगा। 2 महीने बाद ही 4 धाम यात्रा शुरू होनी है, जिसके लिए देश भर से लाखों लोग उत्तराखंड पहुंचेंगे। और अगर उस दौरान उत्तराखंड में धरती कांपी तो तुर्की का रिकॉर्ड भी टूट जाएगा। इसकी वजह यह है कि एनजीआरआई की स्टडी पर नजर रख रहे चीफ साइंटिस्ट ने बताया कि हिमाचल प्रदेश और पश्चिमी नेपाल के बीच में जो इलाका है वो सीस्मिक गैप है। मतलब यह कि उत्तराखंड में 200 साल से भी ज्यादा वक्त से 8 की तीव्रता का बड़ा भूकंप नहीं आया है। मगर भारतीय टेक्टोनिक प्लेट लगातार चल रही है और इसलिए जमीन के अंदर हलचल बनी हुई है। उस हलचल की वजह से उत्तराखंड के इलाके में धरती के भीतर जबरदस्त दबाव बन चुका है। अब 200 साल से जमा वो दबाव कितने वक्त तक धरती के अंदर अंदर रह पाएगा, वो देर सवेर बाहर तो निकलेगा ही। और बाहर कैसे निकलेगा, तो उसका एक ही रास्ता है, भूकंप, वो भी 8 की तीव्रता का भूकंप। इसीलिए ये माना गया है कि उत्तराखंड और पश्चिम नेपाल के जो एरियाज हैं उसमें वहां पर जो है एक ग्रेट अर्थक्वेक होने की संभावना है। और ग्रेट अर्थक्वेक का मतलब है रिक्टर स्केल पर 8 या उससे ज्यादा की तीव्रता का भूकंप। अगर इतना ताकतवर भूकंप आया तो नक्शे से उत्तराखंड का नामो निशान भी मिट सकता है। क्योंकि तुर्की में 7.8 की तीव्रता के भूकंप ने क्या तांडव किया वो सबके सामने है। वो ग्रेट अर्थक्वेक भी नहीं था, लेकिन फिर भी वहां 40,000 से ज्यादा लोग मारे गए। और उसके आगे उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति तो बेहद संवेदनशील है। वो आए दिन प्रकृति की मार भी झेलता ही रहता है। वहां कभी जमीन खिसकती है तो कभी बादल फटता है और कभी बाढ़ आ जाती है। लेकिन अगर उत्तराखंड में 8 की तीव्रता का भूकंप आया तो फिर उसका भगवान ही मालिक है। क्योंकि आज से 32 साल पहले 1991 में उत्तरकाशी में भूकंप आया था। तब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा था। रिक्टर स्केल पर उस भूकंप की तीव्रता 6.8 थी, जिसने 768 लोगों की जान ले ली थी और 5,066 लोग घायल हो गए थे। उस भूकंप की वजह से 20,000 से ज्यादा मकान मलबे में बदल गए थे और भूकंप के झटके आज के पूरे उत्तराखंड में महसूस हुए। यानी जब 6.8 की तीव्रता के भूकंप में ही उत्तराखंड दहल उठा था तो रिक्टर स्केल पर 8 की तीव्रता तो वो शायद झेल ही न पाए। क्योंकि एक बात यह भी है कि उत्तराखंड की मिट्टी की पकड़ कमजोर है और कमजोर पकड़ वाली मिट्टी में भूकंप की तरंगें ट्रैप हो जाती हैं। इससे वो मिट्टी के अंदर ही लगातार ऊपर नीचे या दाएं बाएं मूव होती रहती हैं। नतीजा यह होता है कि भूकंप की तरंगें 2 से 3 गुना तक बढ़ जाती हैं। मतलब भूकंप का असर और बढ़ जाता है। भूकंप की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। तो उत्तराखंड में तुर्की जैसा भूकंप किस तारीख को और कितने बजे आएगा, ये तो वैज्ञानिक भी नहीं बता सकते। क्या पता कल ही कोई बुरी खबर सुनने को मिल जाए या फिर कई साल लग जाएं। लेकिन ये तो तय है कि अगर ऐसा हुआ तो उत्तराखंड की तस्वीर तुर्की से भी दर्दनाक और डरावनी होगी।
उधर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की परमाणु धमकी के जवाब में पुतिन ने भी हुंकार भरी और यह साफ कर दिया कि रूस को किसी भी कीमत पर झुकाया या डराया नहीं जा सकता। उनके भाषण से यह भी साफ हो गया कि यूक्रेन युद्ध में किसी भी वक्त परमाणु बम का इस्तेमाल हो सकता है। 24 फरवरी को रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को 1 साल पूरा हो जाएगा। और उससे ठीक 3 दिन पहले रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने पश्चिमी देशों के खिलाफ हुंकार भरी। अपने संबोधन में उन्होंने ये साफ कर दिया कि यूक्रेन में रूस का स्पेशल ऑपरेशन चल रहा है जो अपने लक्ष्य तक पहुंचने के बाद ही खत्म होगा। इस दौरान पुतिन पश्चिमी देशों खासकर अमेरिका पर जमकर बरसे। उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिका और नेटो की वजह से ही पिछले 1 साल से यूक्रेन में जंग छिड़ी हुई है। उन्होंने दावा किया कि रूस ने शुरुआत में जंग टालने की तमाम कोशिशें की थी, लेकिन अमेरिका ने इसे कामयाब नहीं होने दिया क्योंकि अमेरिका ये नहीं चाहता कि रूस उससे आगे निकल जाए। और इसी वजह से अमेरिका और नेटो ने मिलकर यूक्रेन को अपना मोहरा बनाया। यूक्रेन के कंधे पर बंदूक रखकर अमेरिका अपना मकसद पूरा करने में लगा है। इससे पहले कीव में बाइडेन ने यह ऐलान किया कि जंग में वो यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई जारी रखेंगे और जरूरत पड़ने पर वो जेलेंस्की को इस तरह के भी हथियार देंगे जिनके दम पर रूस का खेल खत्म हो जाएगा। बाइडेन के इस बयान पर पुतिन ने भी जोरदार पलटवार किया। उन्होंने अमेरिका को ललकारते हुए ये तक कह दिया कि रूस को डराने की ताकत दुनिया के किसी भी देश के पास नहीं है और अगर जरूरत पड़ी तो रूस अपनी हिफाजत के लिए विनाशक हथियारों को चलाने से भी नहीं हिचकिचाएगा। पुतिन ने यह भी कहा कि अगर अमेरिका परमाणु परीक्षण करेगा तो रूस भी न्यूक्लियर टेस्ट से ही उसे जवाब देगा। Ни у кого не должно быть опасных иллюзий, что глобальный стратегический паритет может быть разрушен। मतलब पुतिन ने यह साफ कर दिया कि अगर उनके देश पर खतरा मंडराया तो वो एटम बम चला देंगे। और करीब 1 घंटे के अपने भाषण में पुतिन ने आरोप लगाया कि अमेरिका की वजह से ही रूस को यूक्रेन पर हमला करना पड़ा। उन्होंने यह भी कहा कि रूस को घेरने के लिए अमेरिका ने यूक्रेन को अपने जाल में फंसाया, जिसके बाद यूक्रेन नेटो में शामिल होने की जिद पर अड़ गया जो रूस के लिए खतरे की घंटी थी क्योंकि यूक्रेन के नेटो में शामिल होने के बाद अमेरिकी सेना उसके दरवाजे पर खड़ी हो जाती। पुतिन का दावा है कि इसी वजह से उन्हें यूक्रेन पर अटैक करना पड़ा। यही नहीं, पुतिन ने अपने भाषण के आखिरी मिनटों में परमाणु हथियारों को लेकर अमेरिका के साथ की गई स्टार्ट यानी स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी को तोड़ने का ऐलान कर दिया। 5 फरवरी 2011 को रूस और अमेरिका के बीच ये ट्रीटी लागू हुई थी जिसका मकसद दोनों देशों में परमाणु हथियारों की संख्या को सीमित करना था। दोनों देशों ने तय किया था कि वो अपने पास 1550 से ज्यादा परमाणु हथियार नहीं रखेंगे, लेकिन पुतिन का आरोप है कि अमेरिका अपनी परमाणु ताकत लगातार बढ़ा रहा है और इसी वजह से उन्होंने ये समझौता तोड़ दिया। लेकिन पुतिन के भाषण के साथ ही उनकी बीमारी पर चर्चा भी तेज हो गई। अपने भाषण के दौरान लगातार खांसने से पुतिन की हालत पर सवाल खड़े हो गए। उसके बाद पश्चिमी मीडिया के उस दावे को दम मिल गया जिसमें पुतिन के गंभीर रूप से बीमार होने की बात कही गई थी, क्योंकि पुतिन इस दौरान बोलते बोलते बीच में कई बार खांसते नजर आए। Целые регионы погрузили в хаос. पश्चिमी मीडिया के मुताबिक अपने भाषण के दौरान राष्ट्रपति पुतिन को करीब 40 बार खांसते हुए देखा गया और इसी वजह से उनके गंभीर रूप से बीमार होने की बात पर और जोर दिया जाने लगा। क्योंकि पुतिन की सेहत को लेकर ऐसे दावे आए दिन किए जाते रहे हैं, लेकिन अब तक इसका कोई ठोस सबूत किसी के हाथ नहीं लगा था। हालांकि संसद में दिए भाषण के दौरान उनके खांसने के बाद इस पर फिर एक बार बहस छिड़ गई, जिसके बाद उनके कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से जूझने का दावा किया गया। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक रूस की सरकार पुतिन के इस भाषण को टालने की तैयारी में थी, लेकिन इसे टालने के बजाय पुतिन के आदेश पर छोटा कर दिया गया। हालांकि पश्चिमी मीडिया का दावा है कि इस दौरान भी पुतिन कई बार परेशान नजर आए। खबर है कि पुतिन कई दिनों से खांसी, पेट के दर्द और उल्टी की समस्या से जूझ रहे हैं। दावा तो ये तक है कि पिछले कुछ दिनों में कई बार पुतिन चक्कर खाकर बेहोश तक हो गए। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है जब पुतिन के गंभीर रूप से बीमार होने का दावा किया गया हो। इससे पहले उनके कैंसर से जूझने की खबरें भी कई बार सामने आती रही हैं, जिससे छुटकारा पाने के लिए वो तरह तरह की दवाइयां तक ले रहे हैं। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक बीमारी की वजह से पुतिन ने दूसरे देशों की यात्राएं तक टाल दी और पिछले कई महीनों से वो रूस से बाहर तक नहीं निकले। हालांकि रूस के एक टेलीग्राम चैनल के मुताबिक राष्ट्रपति पुतिन अब अपने इलाज में बदलाव करने वाले हैं। उन्होंने कुछ दिन पहले ही दोबारा अपने टेस्ट कराए हैं, जिनकी रिपोर्ट से पुतिन की टेंशन बढ़ चुकी है। रूस के उस टेलीग्राम चैनल के मुताबिक पुतिन नए सिरे से इलाज कराने की तैयारी में है, जिसके लिए वो 5 मार्च को अस्पताल में भर्ती होंगे। और इस दौरान यूक्रेन में जारी उनकी सेना की कार्रवाई से जुड़े हुए फैसले कोई और ले सकता है। इसलिए पुतिन ने युद्ध का 1 साल पूरा होने से पहले ही रूस की जनता को संबोधित करने का फैसला लिया। द मिरर के मुताबिक पिछले साल दिसंबर में भी पुतिन की हालत बुरी तरह बिगड़ गई थी, जिसकी वजह से उन्हें अपने पारिवारिक दौरे तक टालने पड़े थे। इसलिए वो नए सिरे से इलाज कराने की तैयारी में हैं ताकि इस परेशानी से छुटकारा पाया जा सके।
उधर ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। खबर है कि यूक्रेन दौरे के दौरान बाइडेन के पास न्यूक्लियर ब्रीफकेस था। बाइडेन ने पोलैंड से कीव तक का सफर ट्रेन से तय किया था, जिसकी तस्वीरें सामने आई, जिनके आधार पर खबर उड़ी कि बाइडेन के पास न्यूक्लियर ब्रीफकेस था, जो वो एहतियातन ले गए थे, क्योंकि रूस और अमेरिका दोनों परमाणु शक्तियां हैं और पुतिन अमेरिका को परमाणु हमले की धमकी दे चुके हैं। एक दिन पहले जब बाइडेन यूक्रेन पहुंचे तो किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी थी, लेकिन अगले दिन पूरी दुनिया को पता चल गया कि बाइडेन ने यूक्रेन के सीक्रेट दौरे का प्लान कैसे और कब बनाया, क्योंकि एक दिन पहले दुनिया ने बाइडेन के यूक्रेन पहुंचने के बाद की तस्वीरें देखी थी। लेकिन अगले दिन बाइडेन के पोलैंड से यूक्रेन पहुंचने की तस्वीरें आई, जिनसे साफ साफ पता चल रहा है कि यूक्रेन के सीक्रेट दौरे का प्लान बाइडेन ने सोच समझकर बनाया था, क्योंकि बाइडेन ने पोलैंड से कीव का सफर हवाई जहाज से नहीं बल्कि ट्रेन से पूरा किया, जिसकी तस्वीरें भी आई, जिनमें वो पहले प्लेटफॉर्म पर और फिर ट्रेन के अंदर बैठे नजर आए और ट्रेन से ही यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे। लेकिन इस सफर के दौरान एक चीज ने सबका ध्यान खींचा, जिसे बाइडेन ने अपने हाथ में कसकर पकड़ रखा था और ट्रेन की यात्रा के दौरान वो उनके साथ थी। बाइडेन के हाथ में एक फाइल जैसी चीज दिखी, जिसे उन्होंने कसकर पकड़ा हुआ था। यही नहीं कहा जा रहा है कि बाइडेन सफर में न्यूक्लियर ब्रीफकेस लेकर यात्रा कर रहे थे, यानी ट्रेन के सफर के दौरान बाइडेन की उंगली न्यूक्लियर बटन पर थी। हालांकि अब तक ये सिर्फ खबरें हैं, अमेरिका ने इसकी कोई पुष्टि नहीं की, लेकिन बाइडेन जिन तेवरों के साथ कीव पहुंचे और जान हथेली पर लेकर कीव की सड़कों पर घूमे, उससे यह साबित हो गया कि वो पुतिन की आंखों में आंखें डालकर बात करना चाहते हैं। यही नहीं, उन्होंने कीव पहुंचने के बाद खुलकर खुशी भी जाहिर की। Kyiv has captured a part of my heart, I must say. यानी बाइडेन ने जता दिया कि वो अचानक नहीं बल्कि पूरी प्लानिंग के साथ यूक्रेन पहुंचे, क्योंकि अगर उन्हें अचानक जाना होता तो वो विमान से जाते, न कि ट्रेन से। हालांकि अब उनके इस दौरे की पूरी जानकारी सामने आ चुकी है, जिसमें बताया गया कि बाइडेन ने अमेरिका से यूक्रेन तक का सफर करीब 23 घंटे में पूरा किया। उनका काफिला आधी रात को चुपके से व्हाइट हाउस से निकला। यही नहीं, बाइडेन ने यूक्रेन जाने के लिए एयरफोर्स 1 विमान का नहीं बल्कि एयरफोर्स C-32 विमान का इस्तेमाल किया, जबकि आमतौर पर एयरफोर्स C-32 का इस्तेमाल घरेलू यात्राओं के लिए किया जाता है। लेकिन अपने दौरे को सीक्रेट रखने के लिए बाइडेन ने इस विमान से उड़ान भरी और बीच में ईंधन भरवाने के लिए ये जर्मनी में रुका। लेकिन इस दौरान बाइडेन और उनके प्रतिनिधिमंडल का कोई सदस्य विमान से नीचे नहीं उतरा, जिसके बाद बाइडेन का विमान सीधा यूक्रेन और पोलैंड के बॉर्डर पर पहुंचा, जहां बाइडेन ट्रेन में बैठे और 10 घंटे का सफर तय करके कीव पहुंच गए। कीव में 5 घंटे बिताने के बाद बाइडेन ने पोलैंड का रुख किया और ट्रेन से वहां के शेम्सिल शहर पहुंचे, जिसके बाद वो अपने एयरफोर्स 1 विमान पर बैठकर पोलैंड की राजधानी वॉर्सो पहुंच गए। यानी कि बाइडेन ने किसी को इसकी भनक तक भी नहीं लगने दी और सीक्रेट रूप से कीव पहुंचकर सभी को चौंका दिया। यही नहीं, इस दौरान बाइडेन ने कई नियम बदले, क्योंकि अमेरिका के NSA और दूसरे सुरक्षा अधिकारियों के अलावा उनके साथ केवल 2 पत्रकार थे, जबकि आमतौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ 13 पत्रकार होते हैं। लेकिन इस दौरे पर उनके साथ केवल 2 पत्रकार रहे, वो भी खाली हाथ, क्योंकि बाइडेन नहीं चाहते थे कि कीव पहुंचने से पहले किसी को भी पता चले कि वो जंग के दौरान यूक्रेन में कदम रखने वाले हैं। लेकिन पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि अमेरिका ने इस बारे में रूस को बता दिया था और ऐसा 2 परमाणु शक्तियों के बीच संघर्ष न होने देने के लिए किया गया। अमेरिकी NSA का बयान उन अटकलों को हवा देता है कि ट्रेन में बाइडेन के हाथ में न्यूक्लियर ब्रीफकेस था। यानी अमेरिका की माने तो बाइडेन पुतिन की जानकारी में कीव गए थे, जिसके बाद पुतिन ने बाइडेन पर नजर रखने के लिए अपना MiG-31 बेलारूस से कीव के आसमान पर उड़ा दिया था। लेकिन रूस ने साफ कर दिया कि उसे बाइडेन के यूक्रेन दौरे के बारे में कुछ भी नहीं पता था। यानी 24 फरवरी से कुछ दिन पहले यूक्रेन पहुंचकर बाइडेन ने अमेरिका और रूस के झगड़े को हवा दे दी है, क्योंकि जंग के दौरान पहली बार ऐसा हुआ जब अमेरिकी राष्ट्रपति यूक्रेन पहुंचे, वो भी ऐसे समय पर जब युद्ध का 1 साल पूरा होने को है। इधर पंजाब में FCI यानी भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ CBI ने बड़ी कार्रवाई की, जिसमें 30 से ज्यादा जगहों पर छापे मारे गए। ये छापेमारी पिछले महीने दर्ज किए गए मामले से जुड़ी है, जिसमें एक साथ FCI के 74 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था, जिन पर मिल मालिकों और बिचौलियों के साथ मिलकर खराब क्वालिटी के अनाज को अच्छा बताकर खरीदने के आरोप लगे। FCI अधिकारियों की मिलीभगत से करोड़ों रुपए के अनाज घोटाले का शक है। उधर पुतिन की फौज से भिड़ने के लिए बेलारूस के बॉर्डर पर यूक्रेन की सेना ने जोरदार अभ्यास किया। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि यूक्रेन युद्ध का 1 साल पूरा होने पर पुतिन यूक्रेन पर सबसे बड़ा हमला कर सकते हैं। और पिछली बार की तरह इस बार भी यह हमला बेलारूस के रास्ते हो सकता है, क्योंकि पिछले साल 24 फरवरी को बेलारूस की सीमा से ही पुतिन की फौज यूक्रेन में दाखिल हुई थी
और तभी से ये जंग जारी है। इसी वजह से जेलेंस्की के सैनिकों ने बेलारूस की सीमा से महज 15 किलोमीटर दूर ये मिलिट्री ड्रिल की। इस दौरान यूक्रेन के जवानों ने अपने खतरनाक हथियारों का दम दिखाया। उन्होंने टैंकों और तोपों से टारगेट को तबाह करने का अभ्यास किया। यूक्रेन के सैनिकों ने इतने रॉकेट दागे कि बेलारूस तक उनकी धमक पहुंच जाए और वो अपनी सीमा पर तैनात हथियारों को लेकर वापस चला जाए। असल में यूक्रेन को जितना खतरा रूस से है उतना ही बेलारूस से भी, क्योंकि बेलारूस ही पुतिन का वो अकेला साथी है जो अब तक की जंग में यूक्रेन के लिए सबसे बड़ा दुश्मन साबित हुआ। बेलारूस यूक्रेन और रूस दोनों का पड़ोसी है, लेकिन युद्ध में वो शुरू से ही रूस का वफादार साथी बना हुआ है। और पश्चिमी मीडिया तो ये तक दावा करता है कि पुतिन के कहने पर पूरा बेलारूस ही इन दिनों रूस के हथियार डिपो में बदल चुका है, जहां अब भी रूस से भर भर कर घातक हथियार और मिसाइलें पहुंच रही हैं। कहा जा रहा है कि जंग के 1 साल पूरा होने पर पुतिन ने एक बार फिर बेलारूस की सीमा पर बेहद घातक हथियार तैनात कर दिए हैं, जिसके बाद यूक्रेन की राजधानी कीव पर फिर बड़ा खतरा मंडराने लगा। इसीलिए जेलेंस्की ने बेलारूस की सीमा के नजदीक ही अपनी ताकत दिखाने की रणनीति अपनाई। इसके साथ ही उन्होंने अपनी सेना को बॉर्डर पर पूरी तरह तैयार रहने का आदेश दे दिया, ताकि पुतिन की फौज को हमला करने से पहले ही रोका जा सके, क्योंकि बेलारूस में सैन्य अभ्यास के बहाने रूसी सैनिकों ने पिछले साल अचानक यूक्रेन पर हमला बोल दिया था और वहां से रूसी सेना का एक बड़ा काफिला यूक्रेन में तेजी से दाखिल हो गया था, जिसके बाद एक साथ कई शहरों को उन्होंने निशाना बनाना शुरू कर दिया। यूक्रेन की सेना जब तक कुछ समझ पाती तब तक रूस के सैनिक यूक्रेन के काफी अंदर घुस चुके थे और उन्होंने देखते ही देखते यूक्रेन के कई शहरों पर कब्जा जमा लिया था। रूसी सेना को हमला करने में आसानी इसलिए हुई थी क्योंकि बेलारूस यूक्रेन के साथ एक लंबी सीमा साझा करता है। बेलारूस से लगी यूक्रेन की सीमा यूक्रेन के पश्चिम में पोलैंड से शुरू होकर पूर्व में रूस तक पहुंचती है, जिसकी लंबाई 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। और वहां से हमला होने पर यूक्रेन के चर्नोबिल और राजधानी कीव समेत कई शहर रूस की सेना के सीधे निशाने पर आ जाते हैं। यानी बेलारूस से यूक्रेन के कई अहम शहरों पर एक साथ हमला बोला जा सकता है। इस बीच जंग का 1 साल पूरा होने से पहले जेलेंस्की ने चीन को कड़ी चेतावनी दे दी। यह भी कहा कि चीन की गलती इस जंग को विश्व युद्ध में बदल देगी। जेलेंस्की ने चीन को यूक्रेन की जंग से दूर रहने की नसीहत दी और रूस के साथ दोस्ती बढ़ाना बंद कर दे। पिछले दिनों रूस और चीन के बीच नजदीकियां बढ़ने की कई खबरें आई थी। ऊपर से यह दावा भी किया गया था कि रूस को चीन से कई अहम हथियार मिलने वाले हैं। यही बात जेलेंस्की की टेंशन बढ़ा रही है। ऊपर से जेलेंस्की ने यह बयान बाइडेन से मुलाकात के बाद दिया। माना जा रहा है कि बाइडेन और जेलेंस्की के बीच खुफिया जानकारियों पर कोई बड़ी चर्चा हुई। इसीलिए जेलेंस्की ने यह तक कह दिया कि अगर चीन ने रूस का साथ दिया तो ये जंग विश्व युद्ध में बदल सकती है। मतलब ये कि अगर चीन ने रूस का साथ दिया तो ये बात पूरी दुनिया को 2 हिस्सों में बांट देगी। जेलेंस्की पूरी दुनिया से सहयोग मांगते रहे हैं, लेकिन बाइडेन से मिलने के बाद ऐसा बयान हैरान करने वाला है। इधर यूक्रेन के मीडिया का दावा है कि 24 फरवरी दुनिया के लिए विनाश का दिन साबित हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसी दिन यूक्रेन युद्ध का 1 साल पूरा होगा, जिसके लिए पुतिन ने पहले से ही कई तैयारियां कर रखी थी। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के अचानक यूक्रेन पहुंचने से पुतिन बौखला गए। यूक्रेन के मीडिया के मुताबिक पुतिन इस कदर गुस्से में हैं कि वो 24 फरवरी के दिन परमाणु बमों से भी हमला कर सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो इससे न सिर्फ यूक्रेन बल्कि कई देशों में भयंकर तबाही मच जाएगी। दावा है कि रूस ने अपनी न्यूक्लियर आर्मी को हाई अलर्ट पर रख दिया है। मतलब इस बार पुतिन वो कदम उठा लेंगे जिसकी चेतावनी वो कई बार दे चुके हैं, क्योंकि यूक्रेन की मदद करने पर पुतिन पहले से ही अमेरिका और यूरोप के कई दूसरे देशों से नाराज हैं। वो कई बार ये धमकी दे चुके हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो रूस एटम बमों के इस्तेमाल से भी पीछे नहीं हटेगा। और इसीलिए यूक्रेन के मीडिया को अंदेशा है कि इस बार पुतिन किसी के रोके नहीं रुकेंगे, क्योंकि उन्होंने यूक्रेन का सर्वनाश करने की ठान ली है। इसी वजह से रूसी सेना के परमाणु युद्धपोत, एटम बमों से लैस बॉमर और मिसाइलें तैनात हैं, जो अगले कुछ दिनों में यूक्रेन को दुनिया के नक्शे से मिटा देंगी। इस बीच यूक्रेन का आरोप है कि पुतिन इस तैयारी के जरिए पश्चिमी देशों को ब्लैकमेल करने की फिराक में है, ताकि उनके डर से ये देश यूक्रेन की मदद करना बंद कर दें। उधर यूरोपियन यूनियन ने उम्मीद जताई कि भारत के प्रधानमंत्री यूक्रेन जंग को रोकने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस तरह की उम्मीद अमेरिका और फ्रांस जैसे देश भी कर चुके हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में भारत के प्रधानमंत्री और पुतिन की दोस्ती के चर्चे हैं। यूक्रेन जंग के बाद जब ज्यादातर देशों के बड़े नेता इस पर खुलकर बोलने से बच रहे थे, तब भारत के पीएम ने डंके की चोट पर कह दिया था कि मौजूदा युग युद्ध का युग नहीं है। उनसे उम्मीदें इसलिए भी बढ़ गईं क्योंकि इस बार भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है और इस दौरान पूरे साल G20 देशों के अलग अलग मंत्रालयों, विभागों और प्रतिनिधिमंडल की बैठकों का दौर चलेगा। बड़ी बात यह कि यूरोपियन यूनियन और रूस दोनों ही G20 का हिस्सा हैं और पीएम के संबंध दोनों से अच्छे हैं और इसीलिए यूरोपियन यूनियन के राजदूत उगो अस्तुतो को उम्मीद है
कि भारत के पीएम की कोशिश से यूक्रेन जंग रोकी जा सकती है। Well, look, we have great expectation on the Indian president of G20. India's यानी यूक्रेन जंग की वजह से दो हिस्सों में बढ़ चुकी दुनिया को भारत के पीएम की कूटनीति की जरूरत है, क्योंकि पिछले एक साल में उन्होंने अपनी विदेश नीति के आगे बड़ी बड़ी महाशक्तियों को झुका दिया। G20 की अध्यक्षता मिलने के बाद तो भारत के पीएम पर पूरी दुनिया की नजर है, क्योंकि G20 में शामिल ज्यादातर देशों को भारत के पीएम की नीतियों पर भरोसा है। अमेरिका तो खुलकर ही मान चुका है कि पीएम और पुतिन की दोस्ती दुनिया को विनाश से बचा सकती है, और अगर प्रधानमंत्री इस दिशा में पहल करें तो अमेरिका उसका स्वागत करेगा। और अब यूरोप भी भारत के प्रधानमंत्री से कुछ ऐसी उम्मीद लगाए बैठा है। यानी यूरोप को लगता है कि यूक्रेन जंग को अगर कोई रोक सकता है तो वो केवल और केवल नरेंद्र मोदी हैं, क्योंकि पिछले एक साल में उन्होंने ये साबित कर दिया है कि उनकी कूटनीति के आगे बड़ी बड़ी महाशक्तियां फेल हैं। इधर मुंबई में जमानत पर बाहर आने के बाद मारपीट की आरोपी सपना गिल ने क्रिकेटर पृथ्वी शॉ के खिलाफ ही शिकायत दर्ज करवा दी, जिसमें उन्होंने पृथ्वी शॉ और उनके दोस्त पर झगड़े के लिए उकसाने और उनसे मारपीट करने का आरोप लगाया। सपना गिल को पृथ्वी शॉ की कार पर हमला करने के आरोप में हिरासत में लिया गया था। हालांकि एक दिन पहले ही उन्हें अंधेरी कोर्ट से जमानत मिल गई थी। उधर गीतकार जावेद अख्तर ने पाकिस्तान की जमीन से ही पाकिस्तान को धो डाला। जावेद अख्तर फैज फेस्टिवल में शामिल होने के लिए पाकिस्तान के लाहौर पहुंचे थे, जहां उन्होंने पाकिस्तान को खूब खरी खोटी सुनाई। जावेद अख्तर ने साफ कहा कि मुंबई पर हमला करने वाले पाकिस्तान में घूम रहे हैं। हम तो मुंबई के लोग हैं, हमने देखा हमारे शहर पे कैसे हमला हुआ था। लेकिन जावेद अख्तर का अपनी बात को रखने का अंदाज ऐसा था कि फैज फेस्टिवल में शिरकत करने पहुंचे लोग खुद को तालियां बजाने से रोक नहीं पाए, जबकि उनमें ज्यादातर लोग पाकिस्तानी नागरिक ही थे। तो ये शिकायत अगर हिंदुस्तानी के दिल में हो तो आपको बुरा नहीं मानना चाहिए। फैज फेस्टिवल में जावेद अख्तर ने भारत और पाकिस्तान में होने वाले कार्यक्रमों पर भी पाकिस्तान पर कटाक्ष किया। इस बीच पाकिस्तान के परमाणु वैज्ञानिक परवेज उदबॉय ने अपने ही देश के परमाणु कार्यक्रम की पोल खोल दी। उन्होंने एक इंटरव्यू में यह दावा किया कि पाकिस्तान को परमाणु बम का डिजाइन चीन से मिला था, और इससे पर्दा तब उठा जब अमेरिका ने 2003 में पाकिस्तान के एक जहाज को पकड़ लिया था। परमाणु वैज्ञानिक परवेज उदबॉय ने एक इंटरव्यू में यह दावा किया कि पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम के जनक डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ये डिजाइन लीबिया को बेचने वाले थे। इसके लिए उन्होंने डिजाइन को मलेशिया से समंदर के रास्ते लीबिया भिजवाने की कोशिश की थी, लेकिन उस जहाज को अमेरिका ने पकड़ लिया था। अमेरिका ने जिस जहाज को पकड़ा था उसका नाम BBC कार्गो था, जिस पर परमाणु बम का डिजाइन था और उस पर चीनी भाषा में लिखा था। ये वही डिजाइन था जिसे चीन ने 1962 में टेस्ट किया था, और फिर बाद में चीन ने पाकिस्तान को परमाणु बम बनाने का पूरा ब्लूप्रिंट बेच दिया था। परमाणु वैज्ञानिक उदबॉय ने यह भी दावा किया कि 1995 में ही अमेरिका को यह भनक लग चुकी थी कि पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम में चीन उसकी मदद कर रहा है, और एटम बम बनाने में चीन के वैज्ञानिक पाकिस्तान का पूरा साथ दे रहे थे। उसके बाद अमेरिका ने परमाणु कार्यक्रम को लेकर पाकिस्तान को फटकार भी लगाई थी। हालांकि बाद में पाकिस्तान ने चोरी छिपे 1998 में अपना पहला परमाणु परीक्षण कर लिया था। लेकिन अब पाकिस्तान के सामने अपने परमाणु हथियारों को बेचने तक की नौबत आ गई है। यहाँ तक कि रक्षा विशेषज्ञ अपनी सरकार को कंगाली दूर करने के लिए परमाणु बमों का सौदा करने की नसीहत भी दे रहे हैं, जबकि अमेरिका समेत कई देशों को ये चिंता सता रही है कि पाकिस्तान के परमाणु हथियार कहीं गलत हाथों में न चले जाएं, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो फिर पूरी दुनिया पर परमाणु युद्ध का खतरा मंडराने लगेगा। इधर उद्धव ठाकरे गुट को एक और बड़ा झटका तब लगा जब लोकसभा में शिवसेना का पार्टी दफ्तर शिंदे गुट को दे दिया गया। ये लोकसभा का कमरा नंबर 128 है, जो शिवसेना को पार्टी कार्यालय के तौर पर अलॉट हुआ था। लेकिन अब इस दफ्तर पर शिवसेना के शिंदे गुट का कब्जा हो गया। इसे एक दिन पहले चुनाव आयोग ने शिंदे गुट को पार्टी का चुनाव चिन्ह सौंपा था, जिसके बाद पार्टी के मुंबई दफ्तर पर भी शिंदे गुट ने कब्जा जमा लिया था। उधर खबर है कि अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज तालिबान अमेरिकी मिलिट्री बेस का इस्तेमाल स्पेशल इकोनॉमिक जोन के तौर पर करेंगे। आतंकवाद के खात्मे के लिए अमेरिकी फौज करीब 20 साल तक अफगानिस्तान में रही, और इस दौरान अफगानिस्तान के अलग अलग हिस्सों में अपने सैनिकों की सुविधा के लिए उसने कई मिलिट्री बेस बनाए थे। लेकिन अमेरिका और नेटो के सैनिकों के लौटने के बाद ये बेस खाली पड़े हैं, और अब तालिबान ने उन्हीं मिलिट्री बेस को स्पेशल इकोनॉमिक जोन में बदलने का प्लान तैयार किया है, जिनका इस्तेमाल वो अफगानिस्तान में कारोबार को बढ़ावा देने और देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने में करेंगे। तालिबान के वित्त मंत्री मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने अमेरिका के छोड़े इन मिलिट्री बेस को कंट्रोल में लेने का ऐलान किया। उन्होंने ये भी कहा कि पहले नेटो के सैनिक इनका इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब इन्हें स्पेशल इकोनॉमिक जोन में बदला जाएगा, जिसकी शुरुआत राजधानी काबुल से होगी। इसके बाद अफगानिस्तान के दूसरे प्रांतों में मौजूद अमेरिकी मिलिट्री बेस को भी विकसित करने का काम शुरू किया जाएगा।
यानी तालिबान अफगानिस्तान में कारोबार को बढ़ावा देने के प्लान पर आगे बढ़ रहे हैं और उसी प्लान के तहत उन्होंने जनवरी में उत्तरी अफगानिस्तान में तेल की खुदाई के लिए एक चीनी कंपनी के साथ डील की थी। माना जाता है कि अफगानिस्तान में नेचुरल गैस, कॉपर, कोबाल्ट, सोने और लिथियम के बड़े भंडार मौजूद हैं, जिनके दम पर अफगानिस्तान की काया पलट सकती है। लेकिन करीब 50 साल तक अलग अलग जंग में उलझे रहने की वजह से इनका पता नहीं लगाया जा सका। लेकिन अब तालिबान के साथ कई देशों की नजर इन पर टिकी है और माना जा रहा है कि आने वाले कुछ महीनों में तालिबान इन खनिजों को निकालने के लिए कई देशों के साथ बड़े करार कर सकते हैं। इस बीच IMF ने पाकिस्तान से दो टूक कह दिया कि वो गरीबों पर नहीं बल्कि रईसों पर टैक्स लगाए, क्योंकि IMF चाहता है कि पाकिस्तान में गरीब लोगों की हालत सुधरे। IMF ने इससे पहले भी पाकिस्तान के सामने कई शर्तें रखी थी। लेकिन अब तो वो पाकिस्तान की सरकार को यह भी बता रहा है कि उसे देश कैसे चलाना है, किस पर टैक्स लगाना है और किस पर नहीं। ऐसी नौबत इसलिए आई क्योंकि पाकिस्तान में गरीबों की हालत बद से बदतर हो रही है और रईसों की मौज है, जिसकी सबसे बड़ी वजह है पाकिस्तान सरकार की नीतियां, जिसने गरीब लोगों की जिंदगी नर्क बना दी है। क्योंकि कंगाली के दौर में भी पाकिस्तान में पैसे वालों को कुछ खास दिक्कत नहीं हो रही और वो आराम से जिंदगी गुजार रहे हैं, जबकि गरीब लोगों के लिए 2 वक्त की रोटी तक महंगी है। यही वजह रही कि IMF पाकिस्तान को कर्ज देने में आनाकानी कर रहा है, जिसके बारे में IMF चीफ ने एक इंटरव्यू में बात की और पाकिस्तान को 2 नसीहतें दी। पहली, टैक्स पॉलिसी में बदलाव, जिसके तहत सार्वजनिक या निजी क्षेत्र में अच्छा पैसा कमाने वालों को अर्थव्यवस्था में योगदान देने की जरूरत है। और दूसरी, गरीबों को सब्सिडी, जिसके जरिए गरीबों को फायदा पहुंचाया जाए। IMF चीफ ने लगे हाथ ये भी कह डाला कि सब्सिडी का फायदा अमीरों को न दिया जाए। यानी IMF ने पाकिस्तान की सरकार के मुंह पर जोरदार तमाचा मार दिया और उससे कह दिया कि वो अमीरों की चाकरी करना बंद करे और गरीबों पर ध्यान दे, क्योंकि भ्रष्टाचार के मामले में अव्वल आ चुके पाकिस्तान पर उसे रत्ती भर भरोसा नहीं। IMF को लग रहा है कि उसकी मदद का फायदा पाकिस्तान के रईसों और नेताओं को मिलेगा और गरीब जनता खाली हाथ रह जाएगी, क्योंकि मौजूदा हालात में पाकिस्तान में गरीब होना सबसे बड़ा गुनाह है। यही वजह है कि IMF पाकिस्तान के सामने शर्तों पर शर्तें रखे जा रहा है, जिनमें ताजा शर्त यह है कि IMF से मिले पैसों से वो अपना पुराना कर्ज न चुकाए, जिसके लिए उसने चीन और सऊदी अरब से बात भी की, खासकर चीन से, क्योंकि पाकिस्तान पर $100 बिलियन यानी भारतीय रुपयों में 8,20,000 करोड़ रुपए कर्ज है, जिसमें 30% चीन का है और चीन लगातार पाकिस्तान से अपना कर्ज वापस मांग रहा है, जिससे IMF पाकिस्तान की मदद करने से हिचकिचा रहा है। उसे लगता है कि पाकिस्तान IMF से मिले पैसों से चीन का कर्ज न चुकाने लग जाए, क्योंकि ऐसा होने पर पाकिस्तान की गरीब जनता खाली हाथ रह जाएगी। इधर दिल्ली जल बोर्ड के जॉइंट डायरेक्टर नरेश शर्मा को दिल्ली की एंटी करप्शन ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया। उन पर करोड़ों रुपयों की हेराफेरी करने का आरोप लगा और इसीलिए ACB ने उन पर कार्रवाई की। दिल्ली जल बोर्ड के जॉइंट डायरेक्टर नरेश शर्मा पर 20 करोड़ रुपए की हेराफेरी करने का आरोप लगा। दिल्ली की एंटी करप्शन ब्रांच इस मामले में उनसे पूछताछ कर रही थी, लेकिन अब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उधर दिल्ली के रोहिणी में एक लड़की को जिंदा जलाने के आरोप में पुलिस ने उसके लिव इन पार्टनर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक दोनों के बीच झगड़ा हुआ, जिसके बाद उसने अपनी पार्टनर पर तेल छिड़ककर उसे आग के हवाले कर दिया, जिसमें वो बुरी तरह झुलस गई और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बताया गया कि पुलिस को इस घटना की जानकारी सफदरजंग अस्पताल से मिली, जिस पर कार्रवाई करते हुए उन्होंने उस लड़की के लिव इन पार्टनर को पकड़ लिया। इस बीच LAC पर अपनी ताकत बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को मंजूरी दे दी। इस प्रोग्राम के तहत बॉर्डर के पास बसे गांवों के बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जाएगा, ताकि वक्त पड़ने पर वो सभी गांव चीन से निपटने में अहम भूमिका निभा सकें। सरकार की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक चीन सीमा के पास भारत के गांवों में बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए इस वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की शुरुआत की गई है। इसमें लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के कुल 19 जिलों के करीब 3000 गांवों में बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जाएगा। इसके लिए 4800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा पर्यटन केंद्र बनाने के साथ साथ दूरदर्शन और शिक्षा संबंधी चैनलों की सीधी सुविधा भी उन गांवों तक पहुंचाई जाएगी। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि दक्षिण चीन सागर में चीन और अमेरिका के युद्धपोत पहली बार आमने सामने आ गए। हालात ऐसे बन गए जैसे कुछ ही देर में समंदर में दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे पर टूट पड़ेंगी, क्योंकि चीन और अमेरिका के युद्धपोत कई घंटों तक एक दूसरे के सामने खड़े रहे। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक ये घटना 16 फरवरी की है। चीन की तरफ से इसका एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें उसके एक युद्धपोत से J-15 लड़ाकू विमान उड़ान भरते और उस पर उतरते दिखाई दिए। चीन का आरोप है कि अमेरिका का युद्धपोत चीन की सीमा में दाखिल होने की कोशिश में जुटा था, जिसे रोकने के लिए उसने अपने युद्धपोत को समंदर में उसके सामने खड़ा कर दिया। उस दौरान चीन ने अमेरिकी युद्धपोत को कई बार पीछे हटने की चेतावनी भी दी और ये साफ कर दिया कि अगर उसने चीन की सीमा में दाखिल होने की कोशिश की तो उस पर हमला कर दिया जाएगा। चीन ने यह भी आरोप लगाया कि उसकी धमकियों का अमेरिकी युद्धपोत पर कोई असर नहीं हुआ।
जिसके बाद उसने एक के बाद एक कई लड़ाकू विमान आसमान में उड़ाए, जिसका असर यह हुआ कि कुछ घंटों बाद अमेरिकी युद्धपोत वहां से लौट गया। हालांकि इससे पहले भी चीन और अमेरिकी नौसेना दक्षिण चीन सागर में कई बार आमने सामने आ चुकी हैं। लेकिन यह पहला मौका है जब दोनों देशों के एयरक्राफ्ट कैरियर एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो गए थे। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि कई घंटों तक विश्व की दो महाशक्तियां समंदर में एक दूसरे को आंखें दिखाती रहीं। हालांकि बाद में दोनों अपनी अपनी जगह से पीछे हट गए, जिससे जंग होते होते रह गई। इधर दिल्ली समेत कई राज्यों में मौजूद पैकेजिंग कंपनी यूफ्लेक्स के ठिकानों पर इनकम टैक्स विभाग ने छापे मारे, जिनसे दिल्ली, नोएडा और देश के बाकी राज्यों में मौजूद यूफ्लेक्स के करीब 64 ठिकानों पर हड़कंप मच गया। आयकर विभाग ने कंपनी पर हवाला कारोबार और क्रिप्टो करेंसी के जरिए बड़ी रकम चीन भेजने का आरोप लगाया। इसके अलावा यूफ्लेक्स पर लेन देन में गड़बड़ी का भी आरोप लगा, जिसकी जांच के लिए देश भर में यूफ्लेक्स ग्रुप के ठिकानों पर दबिश दी गई। इस बीच तुर्की और सीरिया की धरती भूकंप के झटकों से फिर दहल उठी। एक रात पहले आए इन झटकों की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.4 मापी गई। भूकंप के झटके इतने तगड़े थे कि जॉर्डन, इराक, लेबनान, इजराइल और मिस्र तक महसूस किए गए। क्योंकि भूकंप का केंद्र दक्षिणी तुर्की के हतय प्रांत का डेफने शहर रहा, इसी वजह से सबसे ज्यादा तबाही हतय में मची। वहां जर्जर हो चुकी कुछ इमारतें ढह गईं, जिसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आईं, जिनमें एक इमारत के गिरने के बाद वहां से सिर्फ धूल उठती दिखाई दी, वो भी इतनी बड़ी मात्रा में कि कुछ दूर तक सब कुछ दिखना बंद हो गया। इन हालात में वहां चीख पुकार मच गई। उस इमारत के गिरने के बाद लोग डरे सहमे इधर उधर घूमते नजर आए। अंधेरा होने के कारण वहां आसपास मौजूद चीजों को भी देखने में दिक्कत हो रही थी। ऐसे में कुछ लोगों ने टॉर्च निकाल ली, कुछ ने तो उनके साथ घटी इस घटना के बारे में फोन पर अपने करीबियों को बताया। लेकिन इस बीच तुर्की के हतय प्रांत में 5.8 तीव्रता वाले भूकंप के झटके फिर महसूस किए गए, जिसके बाद तुर्की के गृह मंत्री ने एक बयान जारी किया और बताया कि इस भूकंप के कारण वहां 3 लोगों की मौत हो गई और 200 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। और माना जा रहा है कि अभी ये आंकड़े बढ़ भी सकते हैं, क्योंकि तुर्की में भूकंप से जुड़ी रिसर्च करने वाली संस्था कांदिली ऑब्जर्वेटरी ने चेतावनी जारी की है कि वहां भूकंप के बाद सुनामी आ सकती है, जिससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर ऐसा हुआ तो तुर्की का क्या हाल होगा। क्योंकि अभी से जो तस्वीरें तुर्की से सामने आ रही हैं वो कम डरावनी नहीं है। भूकंप आने के बाद एक वीडियो में कुछ लोग तेजी से एक होटल से बाहर निकलते दिखे। सामने आई एक तस्वीर में दिखा कि एक टीवी शो की रिकॉर्डिंग चल रही थी, तभी अचानक भूकंप आ गया, जिस वजह से वहां हलचल बढ़ गई। इसी तरह हतय एयरपोर्ट पर भी झटके महसूस होने के बाद वहां मौजूद लोग डरे सहमे दिखाई दिए। इसी तरह की कुछ तस्वीरें उत्तरी सीरिया से भी सामने आई, जहां एक अस्पताल की छत पर लगी घड़ी भूकंप से हिलती दिखाई दी। उधर तुर्की में भूकंप की वजह से वहां आतंकिया में एक गांव 2 हिस्सों में बढ़ गया। तुर्की में 6 फरवरी को आए भूकंप ने वहां के कई शहरों में जमकर तबाही मचाई थी, जिसमें आंतकिया का ये गांव भी शामिल है, जहां भूकंप की वजह से ये गांव 2 हिस्सों में बढ़ गया। 6 फरवरी को आए 7.8 की तीव्रता के भूकंप ने यहां के लोगों को हिलाकर रख दिया। Ama şehirde binalar kepte yerinde kaldı. इस गांव में भूकंप ने जमकर तबाही मचाई, ऐसी तबाही कि अभी तक उसके निशान मिटाए नहीं जा सके। गनीमत यह रही कि इतना तेज भूकंप आने के बावजूद इस गांव के सभी लोग सुरक्षित बच गए, लेकिन भूकंप की वजह से कई मकान मलबे में तब्दील हो गए, जबकि सड़कें ऐसी टूटी कि उन्हें अब तक ठीक नहीं किया जा सका। इधर शेयर बाजार लगातार दूसरे दिन गिरावट के साथ बंद हुआ, जिसकी वजह से निवेशकों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। कारोबार खत्म होते वक्त सेंसेक्स और निफ्टी दोनों हरे निशान पर रहे और शेयर बाजार की गिरावट की वजह से निवेशकों को करीब 96,000 करोड़ का घाटा हुआ। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 19 अंक गिरकर 60,672 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 18 अंकों की गिरावट के साथ 17,800 के ऊपर बंद हुआ। इस बीच खबर है कि एक ऑयल टैंकर पर हमले के बाद इजराइल और ईरान में तनाव और ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि इजराइल ने उसके ऑयल टैंकर पर हमले के लिए सीधे तौर पर ईरान को जिम्मेदार ठहरा दिया, जिसके बाद दोनों देश फिर आमने सामने आ गए। बताया गया कि 10 फरवरी को अरब सागर में इजराइल के एक ऑयल टैंकर पर ड्रोन से हमला किया गया था। हालांकि इस हमले में ऑयल टैंकर को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा था, लेकिन खबर है कि इसी के बाद दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया। हालांकि इजराइल के मीडिया के मुताबिक ईरान ने ऑयल टैंकर पर हमले के आरोप को सिरे से खारिज कर दिया, लेकिन ये पहला मौका नहीं है जब इजराइल के किसी ऑयल टैंकर को ड्रोन से निशाना बनाया गया हो। इससे पहले भी कई बार इजराइल ईरान पर उसके ऑयल टैंकरों को निशाना बनाने का आरोप लगाता रहा है। उधर तालिबान सरकार ने अफगानिस्तान में गर्भ निरोधकों की बिक्री पर बैन लगा दिया। तालिबान के मुताबिक इनके जरिए मुस्लिम आबादी को कंट्रोल करने की साजिश रची जा रही थी और इसका आरोप उन्होंने पश्चिमी देशों पर लगाया, जिसके बाद तालिबान सरकार के आदेश पर अफगानिस्तान के 2 प्रांतों में गर्भ निरोधक बेचने पर पाबंदी लगा दी गई। वहां के कई दुकानदारों ने इल्जाम लगाया कि इसके लिए कई हथियारबंद लड़ाकों ने न सिर्फ दुकानों की तलाशी ली, बल्कि उन्हें बंदूक की नोक पर धमका कर भी गए।
और घर घर जाकर इन्हें महिलाओं को इस्तेमाल ना करने की सख्त हिदायत दी गई, क्योंकि तालिबान का मानना है कि पश्चिमी देश मुसलमानों की आबादी को बढ़ने से रोकना चाहते हैं और उनकी इसी साजिश को नाकाम करने के लिए सरकार ने ये फैसला लिया, जिसके तहत लोगों को ये चेतावनी भी दी जा रही है कि गर्भ निरोधकों का इस्तेमाल करने या उनको इस्तेमाल करने के लिए उकसाने वाले को बुरा अंजाम भुगतना पड़ सकता है। हालांकि ये फैसला मार्च की 1 तारीख से लागू होगा, लेकिन तालिबान का खौफ ऐसा है कि वहां अभी से इनकी बिक्री बंद कर दी गई। इधर झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्रालय में चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम के कई ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में रांची समेत देश भर के 24 ठिकानों पर छापा पड़ा, जिसमें झारखंड, बिहार और हरियाणा से लेकर दिल्ली तक एक साथ छापा मारा गया। इस दौरान ईडी की टीम ने कई प्रॉपर्टी के कागजात और बैंक स्टेटमेंट को कब्जे में लिया। बताया गया कि इंजीनियर वीरेंद्र राम का कई बड़े नेताओं से भी संबंध है। इस बीच पटना में एक पुल के निर्माण के दौरान उसका एक हिस्सा टूटकर गिर गया। इस हादसे में 3 मजदूर घायल हो गए, जिनकी हालत गंभीर बताई गई। बताया गया कि पटना की सोन नदी पर बन रहे पुल का एक हिस्सा अचानक टूटकर गिर गया, जिसकी चपेट में वहां काम कर रहे 3 मजदूर आ गए। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विवादास्पद बयान देने वाले कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा के खिलाफ प्रदर्शन तेज हो गया। इसके साथ ही पवन खेड़ा के खिलाफ यूपी के कई शहरों में केस भी दर्ज किया गया और दिल्ली बीजेपी ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। प्रदेश बीजेपी के कई नेताओं के साथ सैकड़ों कार्यकर्ता अपना विरोध जताने के लिए सोनिया गांधी के घर की तरफ बढ़ने लगे। हालांकि रास्ते में कई जगहों पर पुलिस ने बैरिकेड लगा रखे थे, लेकिन पवन खेड़ा के बयान पर भड़के कार्यकर्ताओं ने उन बैरिकेड को तोड़ दिया। सोनिया गांधी से माफी की मांग करते हुए ये प्रोटेस्ट लगातार आगे की तरफ बढ़ रहा है। बाद में पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। ये पूरा हंगामा हाल ही में कांग्रेस प्रवक्ता के प्रधानमंत्री पर दिए विवादास्पद बयान के बाद शुरू हुआ। नाम भले दामोदर दास है, काम गौतम दास का। इस मामले पर लखनऊ में भी बीजेपी के कई नेताओं ने अपना विरोध जताया। उन्होंने पवन खेड़ा के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज करवाई। लखनऊ की तरह वाराणसी में भी बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस प्रवक्ता के खिलाफ केस दर्ज करवाया। इस बीच ईरान से बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने इजरायल को अपने F-15 फाइटर जेट बेचने की कोशिश तेज कर दी। बीते कुछ दिनों से ईरान और इजरायल के बीच जंग के हालात बने हुए हैं, जिसका फायदा उठाते हुए अमेरिकी विमान कंपनी बोइंग के सीईओ इजरायल पहुंचे और वहां के प्रधानमंत्री नेतन्याहू और रक्षा मंत्री के सामने अपने F-15 लड़ाकू विमान के नए वर्जन की सप्लाई का प्रस्ताव रख दिया। वो 3 दिन पहले इजरायल पहुंचे थे और वो 2 दिनों तक रहे। खबर है कि इस दौरान उन्होंने इजरायल को 25 F-15 IA फाइटर जेट देने का ऑफर दिया। F-15 लड़ाकू विमान के इस नए वर्जन की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये हवा से हवा, हवा से जमीन और समंदर में मार करने वाले घातक हथियारों के साथ उड़ान भर सकता है, जिस वजह से अमेरिका का यह फाइटर जेट अगर इजरायल की वायुसेना के बेड़े में शामिल हो गया तो ईरान के लिए बड़ा खतरा साबित हो जाएगा। ऐसे में अमेरिकी विमान कंपनी बोइंग के सीईओ ने इजरायल के सामने एक और ऑफर रख दिया और इजरायल को F-15 IA फाइटर जेट के साथ KC-46 रिफ्यूलिंग विमान बेचने की भी कोशिश की। साथ ही उन्होंने नेतन्याहू को यह भरोसा दिलाना चाहा कि अमेरिका ईरान के खिलाफ इजरायल के साथ खड़ा है और आगे भी ये समर्थन जारी रहेगा। हालांकि अमेरिका और इजरायल के बीच हुई बातचीत में ये पता नहीं चला कि इन फाइटर जेट की सप्लाई कब तक होगी, लेकिन माना जा रहा है कि 2028 से पहले अमेरिका इजरायल को F-15 IA फाइटर जेट दे देगा, जबकि इजरायल का जोर लड़ाकू विमानों की जल्दी डिलीवरी पर है। हालांकि 4 KC-46 रिफ्यूलिंग विमान इजरायल को 2025 तक मिल जाएंगे। इजरायल ने इन विमानों को भी उसे जल्दी देने की अमेरिका से अपील की थी, जिसे ठुकरा दिया गया था। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि दक्षिण अफ्रीका में चल रही मिलिट्री ड्रिल में शामिल होने के लिए चीन और रूस के दूसरे युद्धपोत भी वहां पहुंच गए। ये तीनों देश मिलकर हिंद महासागर में 17 फरवरी से सैन्य अभ्यास कर रहे हैं, जिसमें रूस का सबसे घातक जंगी जहाज एडमिरल गर्शकोव भी अपनी ताकत दिखा रहा है। पुतिन का ये युद्धपोत परमाणु मिसाइल ज़िरकॉन से लैस है। रूस का दावा है कि उसके तर्कश में मौजूद ये ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसका वार हुआ तो प्रलय आना तय है। उसकी ये मिसाइल अमेरिका और ब्रिटेन के शहरों को एक झटके में दुनिया के नक्शे से मिटा सकती है। पिछले महीने की 25 तारीख को रूस ने अटलांटिक महासागर में इस मिसाइल की ताकत दिखाई थी और ये ऐलान कर दिया था कि उसके हथियार का मुकाबला करना किसी भी देश के बूते के बाहर है। 4 जनवरी को रूस ने ज़िरकॉन मिसाइल से लैस अपने इस जंगी जहाज को दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना किया था और उसी दौरान पुतिन ने युद्धपोत एडमिरल गर्शकोव से ज़िरकॉन की ताकत की झलक पूरी दुनिया को दिखाई थी। रूस का दावा है कि यह मिसाइल कोई ऐसी वैसी मिसाइल नहीं है, बल्कि आसमान में उड़ती मौत है और उसकी ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसने समंदर में 900 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद अपने टारगेट को पलक झपकते ही तबाह कर दिया था। उस दौरान पश्चिमी मीडिया ने यह दावा किया था कि अमेरिका और ब्रिटेन को डराने के लिए पुतिन ने यह पैंतरा आजमाया। हालांकि बाद में रूस का ये जंगी जहाज दक्षिण अफ्रीका पहुंच गया, जहां 17 फरवरी से चीन और दक्षिण अफ्रीका की नौसेना के साथ मिलकर रूस का ये युद्धपोत अपनी ताकत दिखा रहा है।
और अब पश्चिमी मीडिया का दावा है कि रूस और चीन के दूसरे जंगी जहाज भी दक्षिण अफ्रीका पहुंच चुके हैं। दक्षिण अफ्रीका पहुंचने के बाद रूस और चीन के जंगी जहाजों का एक वीडियो भी सामने आया, जिन पर सवार सैनिक ड्रिल में शामिल होने की तैयारी करते दिखे। और पश्चिमी मीडिया का कहना है कि युद्ध के इस अभ्यास से रूस और चीन पश्चिमी देशों को अपना दम दिखाने में जुटे हैं। ये युद्ध अभ्यास ऐसे वक्त में हो रहा है जब 24 फरवरी को यूक्रेन जंग का 1 साल पूरा हो जाएगा। और दावा किया जा रहा है कि जंग के 1 साल पूरा होने पर पुतिन एक बार फिर यूक्रेन पर चौतरफा वार कर सकते हैं। हालांकि कुछ रोज पहले तक पश्चिमी मीडिया का यह कहना था कि जंग में रूसी सेना पिछड़ रही है और पुतिन के हाथ से जीत फिसलती जा रही है। इसलिए पुतिन इस मिलिट्री ड्रिल में शामिल होकर ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि पूरी दुनिया रूस के खिलाफ नहीं है। जबकि चीन का मकसद हिंद महासागर में अपनी नौसेना की ताकत बढ़ाना है, जो अमेरिका को फूटी आंख नहीं सुहा था। इसी वजह से पश्चिमी देश 17 से 27 फरवरी तक चलने वाली इस मिलिट्री ड्रिल का विरोध कर रहे हैं। इधर दिल्ली की हाई सिक्योरिटी वाली तिहाड़ जेल को हजारों सीसीटीवी कैमरों से लैस कर दिया गया, जिसके कंट्रोल रूम में न्यूज 18 की टीम पहुंची, जहां से कैदियों की हर हरकत पर नजर रखी जा रही है, जिनकी मदद से जेल प्रबंधन को कैदियों के पास से गैर कानूनी सामान बरामद करने में कामयाबी मिल रही है। करीबन 4500 हाई डेफिनेशन के जो कैमरे हैं वो लगाए गए हैं। तिहाड़ जेल में कैदियों पर निगरानी के लिए वहां अभी करीब 1248 सीसीटीवी कैमरे और लगाए जाएंगे। उधर असम के गुवाहाटी में श्रद्धा हत्याकांड जैसी एक खौफनाक घटना सामने आई। वहां एक महिला पर आरोप है कि उसने अपने पति और सास की हत्या कर उनके शवों के टुकड़े कर दिए और फिर उन्हें फ्रिज में छिपाकर रख दिया। पुलिस के मुताबिक 7 महीने पहले उसने हत्या की वारदात को अंजाम दिया था और अपने प्रेमी की मदद से उसने शवों के कुछ टुकड़े असम से मेघालय ले जाकर फेंक दिए थे। बताया गया कि कुछ महीनों पहले ही उस महिला ने अपने पति और सास की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। इस बीच ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने रूस को बड़ी धमकी दे डाली। रूस ने ब्रिटेन को यूक्रेन की मदद करने पर अंजाम भुगतने को तैयार रहने के लिए कहा था, जिस पर पलटवार करते हुए ऋषि सुनक ने रूस को ही चेतावनी दे डाली। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक पुतिन की धमकी के बाद ऋषि सुनक ने साफ कह दिया कि वो उनकी गीदड़ भभकी से डरने वाले नहीं। ब्रिटेन अब तक यूक्रेन को जितने हथियार दे रहा था उससे दुगने हथियार देगा। दावा है कि कुछ दिनों पहले ही यूक्रेन ने कहा था कि अगर उसे ब्रिटेन से खतरनाक मिसाइलें मिलती हैं तो वो उनका इस्तेमाल क्राइमिया पर हमले के लिए करेगा। और खबर है कि इसी बात से पुतिन आग बबूला हो उठे थे और उन्होंने ब्रिटेन को कड़ी चेतावनी दे दी थी। लेकिन पश्चिमी मीडिया का दावा है कि रूस का ब्रिटेन को आंख दिखाना अब उसको ही महंगा पड़ सकता है, क्योंकि पहले ही ब्रिटेन कई तरह के आधुनिक हथियार यूक्रेन को भेजता रहा है, जिनके दम पर यूक्रेन के सैनिक रूसी फौज को मुंह तोड़ जवाब देने में कामयाब हुए हैं। लेकिन अब अगर उसने यूक्रेन को दुगने हथियार देने शुरू कर दिए तो रूस की फौज के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी, क्योंकि आधुनिक हथियार मिलने से यूक्रेन की सेना और ज्यादा ताकतवर हो जाएगी। यानी ब्रिटेन के हथियार रूस के लिए काल साबित हो सकते हैं। लेकिन जिस तरह से रूस और ब्रिटेन के बीच लगातार तनाव बढ़ रहा है, अगर दोनों देश आमने सामने हुए तो भीषण तबाही आनी तय है, क्योंकि रूस पहले ही कह चुका है कि अगर ब्रिटेन ने यूक्रेन को मदद देनी बंद नहीं की तो उसे भी इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। उधर यूरोप के देश सर्बिया ने पुतिन को बड़ा झटका देते हुए रूस के मिग-29 लड़ाकू विमानों की नई खेप खरीदने से इनकार कर दिया। सर्बिया ने 2017 में रूस से ये घातक विमान खरीदे थे, जिसके बाद उसने फिर से पुतिन की सेना के साथ करार किया था ताकि सर्बिया के बेड़े में रूस के इन घातक लड़ाकू विमानों की संख्या बढ़ जाए। लेकिन अब उसने मिग-29 फाइटर जेट लेने से हाथ खड़े कर दिए। इसके पीछे सर्बिया ने यह दलील दी कि उसके यहां मौजूद मिग-29 विमानों के रखरखाव में समस्याएं आ रही हैं, जिन्हें दूर करने के लिए वो कई बार रूस को बता चुका है। लेकिन यूक्रेन युद्ध की वजह से पुतिन की सेना इस पर ध्यान नहीं दे पा रही, इसीलिए उसने इन विमानों की नई खेप लेने से मना कर दिया। सर्बिया अब अपनी सेना की ताकत बढ़ाने के लिए फ्रांस के राफाल लड़ाकू विमानों को खरीदने की योजना बना रहा है, जिसका इस्तेमाल भारत, इंडोनेशिया और यूएई समेत दुनिया के कई देश कर रहे हैं। इधर हरियाणा के यमुनानगर में 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें वो एक दूसरे पर घूंसे बरसाते नजर आए। सामने आए वीडियो में दोनों गुट पहले आपस में बहस करते दिखाई दिए, लेकिन ये बहस इतनी बढ़ गई कि बात मारपीट तक आ गई, जिसके बाद एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के 2 लोगों को जमीन पर नीचे गिराकर उनको पीटना शुरू कर दिया। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद से ही उसे जवाब देगा। Ни у кого не должно быть опасных иллюзий, что глобальный стратегический паритет может быть разрушен. मतलब पुतिन ने यह साफ कर दिया कि अगर उनके देश पर खतरा मंडराया तो वो एटम बम चला देंगे। और करीब 1 घंटे के अपने भाषण में पुतिन ने आरोप लगाया कि अमेरिका की वजह से ही रूस को यूक्रेन पर हमला करना पड़ा। उन्होंने यह भी कहा कि रूस को घेरने के लिए अमेरिका ने यूक्रेन को अपने जाल में फंसाया।
जिसके बाद यूक्रेन नेटो में शामिल होने की जिद पर अड़ गया, जो रूस के लिए खतरे की घंटी थी, क्योंकि यूक्रेन के नेटो में शामिल होने के बाद अमेरिकी सेना उसके दरवाजे पर खड़ी हो जाती। पुतिन का दावा है कि इसी वजह से उन्हें यूक्रेन पर अटैक करना पड़ा। यही नहीं, पुतिन ने अपने भाषण के आखिरी मिनटों में परमाणु हथियारों को लेकर अमेरिका के साथ की गई स्टार्ट यानी स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी को तोड़ने का ऐलान कर दिया। 5 फरवरी 2011 को रूस और अमेरिका के बीच ये ट्रीटी लागू हुई थी, जिसका मकसद दोनों देशों में परमाणु हथियारों की संख्या को सीमित करना था। दोनों देशों ने तय किया था कि वो अपने पास 1550 से ज्यादा परमाणु हथियार नहीं रखेंगे, लेकिन पुतिन का आरोप है कि अमेरिका अपनी परमाणु ताकत लगातार बढ़ा रहा है और इसी वजह से उन्होंने ये समझौता तोड़ दिया। लेकिन पुतिन के भाषण के साथ ही उनकी बीमारी पर चर्चा भी तेज हो गई। अपने भाषण के दौरान लगातार खांसने से पुतिन की हालत पर सवाल खड़े हो गए। उसके बाद पश्चिमी मीडिया के उस दावे को दम मिल गया जिसमें पुतिन के गंभीर रूप से बीमार होने की बात कही गई थी, क्योंकि पुतिन इस दौरान बोलते बोलते बीच में कई बार खांसते नजर आए। Целые регионы погрузили в хаос. पश्चिमी मीडिया के मुताबिक अपने भाषण के दौरान राष्ट्रपति पुतिन को करीब 40 बार खांसते हुए देखा गया, और इसी वजह से उनके गंभीर रूप से बीमार होने की बात पर और जोर दिया जाने लगा। क्योंकि पुतिन की सेहत को लेकर ऐसे दावे आए दिन किए जाते रहे हैं, लेकिन अब तक इसका कोई ठोस सबूत किसी के हाथ नहीं लगा था। हालांकि संसद में दिए भाषण के दौरान उनके खांसने के बाद इस पर फिर एक बार बहस छिड़ गई। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है उत्तराखंड को लेकर। बहुत बड़े खतरे में है उत्तराखंड। वहां रिसर्च कर रहे सरकारी संस्थान NGRI यानी नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के चीफ साइंटिस्ट ने चेतावनी दी है कि उत्तराखंड में तुर्की से भी ज्यादा ताकतवर भूकंप कभी भी आ सकता है। भूकंप इतना ताकतवर होगा कि रिक्टर स्केल पर 8 या फिर उससे भी ज्यादा की तीव्रता को पार कर जाएगा, जबकि तुर्की में 6 फरवरी को जो भूकंप आया था उसकी तीव्रता 7.8 थी। उसी की वजह से वहां अब तक 40,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अब खुद अंदाजा लगाइए कि अगर तुर्की में आए भूकंप से भी तगड़ा भूकंप उत्तराखंड में आ गया तो क्या होगा। हिमालय के इलाके में होने की वजह से उत्तराखंड पर भूकंप आने का खतरा हमेशा रहता है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन रिक्टर स्केल पर 8 की तीव्रता के भूकंप की चेतावनी ने सबके होश उड़ा दिए हैं। और हो सकता है कि प्रकृति उत्तराखंड को अब अपना वो रूप दिखाए कि उसकी बलि ही चढ़ जाए। हैदराबाद में मौजूद NGRI यानी नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट का कहना है कि उत्तराखंड में जमीन के अंदर इतनी उथल पुथल मची है कि अब वहां बेहद ताकतवर भूकंप आने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। बस नुकसान कम से कम हो, सिर्फ उसके लिए ही तैयारी की जा सकती है। NGRI उत्तराखंड की लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है। वहां आने वाले भूकंपों और जमीन खिसकने की घटनाओं पर वो नजर रख रहा है। इस आधार पर NGRI का अनुमान है कि उत्तराखंड में आने वाला भूकंप इतनी लाशें बिछाएगा कि तुर्की का 7.8 की तीव्रता का भूकंप भी पीछे छूट जाएगा, क्योंकि खतरा सिर्फ उत्तराखंड में रहने वाले लोगों को ही नहीं होगा। 2 महीने बाद ही 4 धाम यात्रा शुरू होनी है, जिसके लिए देश भर से लाखों लोग उत्तराखंड पहुंचेंगे। और अगर उस दौरान उत्तराखंड में धरती कांपी तो तुर्की का रिकॉर्ड भी टूट जाएगा। इसकी वजह यह है कि NGRI की स्टडी पर नजर रख रहे चीफ साइंटिस्ट ने बताया कि हिमाचल प्रदेश और पश्चिमी नेपाल के बीच में जो इलाका है वो सीस्मिक गैप है। मतलब यह कि उत्तराखंड में 200 साल से भी ज्यादा वक्त से 8 की तीव्रता का बड़ा भूकंप नहीं आया है, मगर भारतीय टेक्टोनिक प्लेट लगातार चल रही है और इसलिए जमीन के अंदर हलचल बनी हुई है। उस हलचल की वजह से उत्तराखंड के इलाके में धरती के भीतर जबरदस्त दबाव बन चुका है। अब 200 साल से जमा वो दबाव कितने वक्त तक धरती के अंदर अंदर रह पाएगा, वो देर सवेर बाहर तो निकलेगा ही। और बाहर कैसे निकलेगा, तो उसका एक ही रास्ता है, भूकंप, वो भी 8 की तीव्रता का भूकंप। इसीलिए माना गया है कि उत्तराखंड और पश्चिम नेपाल के जो एरियाज हैं उसमें वहां पर जो है एक ग्रेट अर्थक्वेक होने की संभावना है। और ग्रेट अर्थक्वेक का मतलब है रिक्टर स्केल पर 8 या उससे ज्यादा की तीव्रता का भूकंप। अगर इतना ताकतवर भूकंप आया तो नक्शे से उत्तराखंड का नामो निशान भी मिट सकता है। क्योंकि तुर्की में 7.8 की तीव्रता के भूकंप ने क्या तांडव किया वो सबके सामने है। वो ग्रेट अर्थक्वेक भी नहीं था, लेकिन फिर भी वहां 40,000 से ज्यादा लोग मारे गए। और उसके आगे उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति तो बेहद संवेदनशील है। वो आए दिन प्रकृति की मार भी झेलता ही रहता है। वहां कभी जमीन खिसकती है तो कभी बादल फटता है और कभी बाढ़ आ जाती है। लेकिन अगर उत्तराखंड में 8 की तीव्रता का भूकंप आया तो फिर उसका भगवान ही मालिक है, क्योंकि आज से 32 साल पहले 1991 में उत्तरकाशी में भूकंप आया था। तब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा था। रिक्टर स्केल पर उस भूकंप की तीव्रता 6.8 थी, जिसने 768 लोगों की जान ले ली थी और 5,066 लोग घायल हो गए थे।
उस भूकंप की वजह से 20,000 से ज्यादा मकान मलबे में बदल गए थे और भूकंप के झटके आज के पूरे उत्तराखंड में महसूस हुए। यानी जब 6.8 की तीव्रता के भूकंप में ही उत्तराखंड दहल उठा था तो रिक्टर स्केल पर 8 की तीव्रता तो वो शायद झेल ही न पाए। क्योंकि एक बात यह भी है कि उत्तराखंड की मिट्टी की पकड़ कमजोर है और कमजोर पकड़ वाली मिट्टी में भूकंप की तरंगें ट्रैप हो जाती हैं। इससे वो मिट्टी के अंदर ही लगातार ऊपर नीचे या दाएं बाएं मूव होती रहती हैं। नतीजा यह होता है कि भूकंप की तरंगें 2 से 3 गुना तक बढ़ जाती हैं। मतलब भूकंप का असर और बढ़ जाता है। भूकंप की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। तो उत्तराखंड में तुर्की जैसा भूकंप किस तारीख को और कितने बजे आएगा ये तो वैज्ञानिक भी नहीं बता सकते। क्या पता कल ही कोई बुरी खबर सुनने को मिल जाए या फिर कई साल लग जाएं। लेकिन ये तो तय है कि अगर ऐसा हुआ तो उत्तराखंड की तस्वीर तुर्की से भी दर्दनाक और डरावनी होगी। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की परमाणु धमकी के जवाब में पुतिन ने भी हुंकार भरी और यह साफ कर दिया कि रूस को किसी भी कीमत पर झुकाया या डराया नहीं जा सकता। उनके भाषण से यह भी साफ हो गया कि यूक्रेन युद्ध में किसी भी वक्त परमाणु बम का इस्तेमाल हो सकता है। 24 फरवरी को रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को 1 साल पूरा हो जाएगा। और उससे ठीक 3 दिन पहले रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने पश्चिमी देशों के खिलाफ हुंकार भरी। अपने संबोधन में उन्होंने ये साफ कर दिया कि यूक्रेन में रूस का स्पेशल ऑपरेशन चल रहा है जो अपने लक्ष्य तक पहुंचने के बाद ही खत्म होगा। इस दौरान पुतिन पश्चिमी देशों खासकर अमेरिका पर जमकर बरसे। उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिका और नेटो की वजह से ही पिछले 1 साल से यूक्रेन में जंग छिड़ी हुई है। उन्होंने दावा किया कि रूस ने शुरुआत में जंग टालने की तमाम कोशिशें की थी लेकिन अमेरिका ने इसे कामयाब नहीं होने दिया क्योंकि अमेरिका ये नहीं चाहता कि रूस उससे आगे निकल जाए। और इसी वजह से अमेरिका और नेटो ने मिलकर यूक्रेन को अपना मोहरा बनाया। यूक्रेन के कंधे पर बंदूक। सऊदी अरब ने अपनी इमेज चमकाने के चक्कर में मुसलमानों का ही गुस्सा मोल ले लिया। सऊदी अरब अपनी राजधानी रियाद में न्यू मुरब्बा नाम का एक बेहद आधुनिक इलाका बसा रहा है। लेकिन उस इलाके का प्रमोशनल वीडियो देखकर मुसलमानों ने सऊदी अरब पर इस्लाम के अपमान का आरोप मढ़ दिया। क्योंकि सऊदी अरब ने अपने इस ड्रीम प्रोजेक्ट का जो सिमुलेशन जारी किया उसे देखकर ऐसा लगा जैसे तस्वीर रियाद नहीं बल्कि मक्का की हो। ऐसा इसलिए क्योंकि उसमें न्यू मुरब्बा शहर के बीचों बीच मुसलमानों के धर्मस्थल काबा जैसा एक ढांचा नजर आया। इसी बात पर सोशल मीडिया पर कई मुसलमानों ने ऐतराज जताया। वो काबा की नकल करने पर भड़क गए। हालांकि वीडियो में बताया गया कि उस इमारत का नाम मुकाब है जिसकी हाइट पेरिस के एफिल टावर से भी ज्यादा होगी। उसे 1312 फीट ऊंचा बनाया जा रहा है और वो कोई धार्मिक स्थल नहीं बल्कि एक कमर्शियल हब होगा जिसके अंदर की दुनिया इस दुनिया से बिल्कुल जुदा होगी। ऐसी दुनिया जो सिर्फ हॉलीवुड की साइ-फाई फिल्मों में ही देखने को मिलती है। उड़ते ड्रैगन, हवा में तैरते बड़े बड़े पत्थर, स्पेस पॉड, ऐसी चीजें जिनकी सिर्फ कल्पना ही की जा सकती है। लेकिन सऊदी अरब का दावा है कि उसका मुकाब ऐसी हकीकत होगा जिसमें एंटरटेनमेंट, शॉपिंग, होटल और रेस्टोरेंट से लेकर मकान तक बने होंगे। इस प्रोजेक्ट पर सऊदी अरब पानी की तरह पैसा बहा रहा है जो कि 2030 तक पूरा होगा। उधर यूरोप में लगाया गया कि आरोप लगाया गया कि चीन में राष्ट्रपति शी जिनपिंग का विरोध करने वाले लोग कई महीनों से लापता हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने चीन में कोरोना के दौरान अपनाई गई नीतियों का विरोध किया था और फिर महीनों बाद तक उनका कोई पता नहीं चला। और ये 1 या 2 नहीं बल्कि 100 से ज्यादा लोग हैं जो पिछले साल नवंबर में चीन में लगाए गए लॉकडाउन का विरोध करने सड़कों पर उतरे थे। और चीन की सरकार ने उन्हें पकड़कर जेल में बंद कर दिया था। लेकिन इन्हें किस जेल में डाला गया इसकी जानकारी महीनों बाद तक भी किसी को नहीं दी गई। यही वजह है कि इनमें कुछ की मौत हो जाने की आशंका भी जताई जा रही है जिसके खिलाफ बीजिंग समेत कई शहरों में लोगों ने मोर्चा खोला हुआ है। उनका आरोप है कि सरकार ने अलग अलग शहरों से कई लोगों को गिरफ्तार किया और उन्हें महीनों बाद भी छोड़ने को तैयार नहीं है जिसकी वजह से उनके घर वाले काफी परेशान हैं। हालांकि चीन की सरकार इन आरोपों को सिरे से नकार चुकी है। इसके अलावा उसने अपनी सफाई में कहा कि चीन के प्रदर्शन के दौरान कुछ गिने चुने लोगों को ही गिरफ्तार किया गया था और उन्हें भी कुछ दिन बाद छोड़ दिया गया। लेकिन मानवाधिकार संगठनों का दावा है कि शी जिनपिंग की सरकार ने महज 4-5 महिलाओं को इस दौरान रिहा किया और बाकी लोगों की जानकारी तक देने से मना कर दिया। जिसका मतलब यह कि पूरे चीन में अब भी 90 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो पिछले साल के नवंबर से लापता हैं और उन्हें गायब करने का आरोप शी जिनपिंग की सरकार पर लगाया जा रहा है, जिनके नामों की बाकायदा एक लिस्ट भी प्रदर्शनकारियों ने जारी की। और आशंका जताई गई कि चीन की सरकार ने इन पर दंगे भड़काने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की है, जिसके लिए चीन में अधिकतम 5 साल की जेल का नियम है। यही वजह है कि गायब हुए प्रदर्शनकारियों की रिहाई के लिए बीजिंग समेत कई शहरों में चीन की सरकार के खिलाफ मोर्चा खुल गया। इधर हरियाणा के यमुनानगर में 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।
जिसमें वो एक दूसरे पर घूंसे बरसाते नजर आए। सामने आए वीडियो में दोनों गुट पहले आपस में बहस करते दिखाई दिए, लेकिन ये बहस इतनी बढ़ गई कि बात मारपीट तक आ गई, जिसके बाद एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के 2 लोगों को जमीन पर नीचे गिराकर उनको पीटना शुरू कर दिया। हालांकि वहां मौजूद लोगों ने उन्हें रोका और किसी तरह से झगड़े को शांत करवाया। असल में दोनों गुट एक विवादित जमीन की पैमाइश करवाने के लिए वहां बीडीपीओ दफ्तर में पहुंचे थे, लेकिन इसी दौरान वो आपस में ही भिड़ गए। उधर हरियाणा के पानीपत में त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद बिप्लब देब की कार हादसे का शिकार हो गई। गनीमत ये रही कि इस हादसे में वो सुरक्षित बच गए और उन्हें कोई चोट नहीं आई। हालांकि इस हादसे में उनका एक गनमैन घायल हो गया। बताया गया कि बिप्लब देब की कार उस वक्त हादसे का शिकार हुई जब वो दिल्ली से पानीपत जा रहे थे। इस दौरान सड़क पर खड़ी एक खराब गाड़ी से उनकी कार टकरा गई। इस बीच अमेरिका ने दावा किया कि अंतरिक्ष में चीन दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया है। अमेरिका के मुताबिक अंतरिक्ष में भी हथियारों की रेस तेज हो गई है और ऐसे में चीन अंतरिक्ष में भी सबसे बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। इस बात की आशंका अमेरिकी स्पेस फोर्स ने जताई, जो वहां की सेना का ही एक हिस्सा है। इसके मुताबिक अंतरिक्ष में सबसे बड़ा खतरा चीन और फिर रूस से है, जो लगातार एंटी सैटेलाइट मिसाइलों का टेस्ट कर रहे हैं। दावा तो यह भी किया गया कि चीन और रूस कुछ सैटेलाइटों को नष्ट भी कर चुके हैं और इसी खबर ने अमेरिका समेत कई देशों की धड़कनें बढ़ा दी हैं, क्योंकि अंतरिक्ष की लड़ाई जमीन की लड़ाई से काफी आगे है। ऐसा इसलिए क्योंकि मौजूदा वक्त में जितने भी घातक हथियार हैं, चाहे वो मिसाइलें हों या रॉकेट, उन सब में सेंसर का इस्तेमाल किया जाता है, जो इंटरनेट के जरिए सैटेलाइट से जुड़े होते हैं, जिससे सैटेलाइट की भूमिका काफी अहम हो जाती है। यही वजह है कि अब कई देशों की नजर अपने दुश्मन देशों की सैटेलाइटों पर भी पड़ने लगी है, ताकि वो सैटेलाइटों पर अटैक कर अपने दुश्मन की घातक मिसाइलों और रॉकेट समेत दूसरे हथियारों को बेबस कर दें। हालांकि अंतरिक्ष में जो रेस इस वक्त चल रही है, इसकी शुरुआत अमेरिका ने ही की थी। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने 1985 में एक मिसाइल की मदद से सैटेलाइट को ढेर कर दिया था, जिसके बाद दुनिया के कई देशों ने ऐसा ही टेस्ट कर अपनी ताकत को बढ़ाने की कोशिश की। बाद में जब अमेरिका को कई देशों से चुनौती मिलने लगी तो उसने 2019 में स्पेस फोर्स का गठन कर लिया, ताकि वो ऐसी किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए हर वक्त मुस्तैद रहे। इधर कोलकाता में बंगाल सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के लिए उतरे बीजेपी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। एक बीजेपी कार्यकर्ता की मौत के विरोध में वो टीएमसी के महासचिव अभिषेक बनर्जी के घर का घेराव करने के लिए सड़क पर उतरे थे, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया और टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी के घर तक जाने वाले सभी रास्तों पर पुलिस की तैनाती बढ़ा दी। इस दौरान जैसे ही बीजेपी कार्यकर्ता प्रदर्शन के लिए वहां पहुंचे, पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। उधर यूक्रेन के 125 जवान जंग की ट्रेनिंग लेने के लिए स्पेन पहुंच गए, जहां वो लेपर्ड 2 टैंकों से दुश्मन पर कहर बरपाने का अभ्यास करेंगे, ताकि उन्हें जब ये टैंक मिले तो दुश्मन का वो नामो निशान मिटा सके। स्पेन जल्द ही कई लेपर्ड 2 टैंक यूक्रेन को भेजेगा, इसलिए यूक्रेन के जवान पहले ही स्पेन पहुंच गए। अब जेलेंस्की के सैनिकों को टैंकों से हमले करने और दुश्मन के हमलों से बचने की ट्रेनिंग दी जाएगी। यूक्रेन के राष्ट्रपति लगातार पश्चिमी देशों से लेपर्ड 2 टैंकों की मांग कर रहे हैं। यही वजह है कि अब जर्मनी और स्पेन ने इस टैंक को भेजने का फैसला लिया, लेकिन यूक्रेन के सैनिकों के लिए मुश्किल ये थी कि वो इस टैंक को कैसे इस्तेमाल करेंगे, और इसीलिए वो अब टैंकों से दुश्मन को ढेर करने का गुण सीखने के लिए स्पेन पहुंच गए। वहीं जेलेंस्की के कई जवान पहले से ही पोलैंड में लेपर्ड 2 टैंकों को चलाने की ट्रेनिंग ले रहे हैं। यानी यूक्रेन की सेना रूसी फौज पर कहर बरपाने की बड़ी तैयारी में जुटी हुई है। इस साल स्पेन में यूक्रेन के करीब 30,000 सैनिकों को जंग की ट्रेनिंग देने का प्लान है, लेकिन अभी यूक्रेन की सेना टैंकों के जरिए दुश्मन को ढेर करने पर ध्यान दे रही है। स्पेन में जेलेंस्की के जवान जिस लेपर्ड 2 टैंक से दुश्मन को ढेर करने का अभ्यास करेंगे, उसे काफी खतरनाक माना जाता है। इसकी गिनती दुनिया के ताकतवर टैंकों में होती है। यही वजह है कि यूक्रेन के सैनिक इससे हमले करने की तैयारी में जुट गए। इस बीच हिंद महासागर में बसे टापू देश मॉरिशस की तरफ बढ़ रहे चक्रवाती तूफान फ्रेडी की अंतरिक्ष से डरावनी तस्वीर सामने आई। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ने पृथ्वी के चक्कर लगाते हुए इस तूफान की तस्वीरें रिकॉर्ड की, जिसे देखकर आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ कि सामने मॉरिशस के ऊपर मंडराता चक्रवाती तूफान फ्रेडी है। तस्वीर इतनी भयानक थी कि ऐसा लगा मानो वो एडिटिंग का कमाल हो। मॉरिशस में चक्रवाती तूफान की आहट ने ही धुआंधार बारिश के साथ ऐसी हाई स्पीड हवाएं चलाईं कि सामने आई एक तस्वीर में पेड़ थर-थर कांपते दिखे। खिड़कियां भी तूफान की ताकत को झेल नहीं पाईं और उखड़कर निकल गईं। तूफान के डर से मॉरिशस पहले ही सभी उड़ानें रद्द कर चुका है और उसने अपनी स्टॉक एक्सचेंज भी बंद कर दी है। इधर मध्य प्रदेश के इंदौर से दिल दहला देने वाला एक मामला सामने आया। वहां एक छात्र पर आरोप है कि उसने अपने कॉलेज की प्रिंसिपल को जिंदा जलाने की कोशिश की, और इस दौरान पहले तो उसने अपनी प्रिंसिपल पर पेट्रोल छिड़का, फिर उन्हें आग लगा दी। डॉक्टरों ने बताया कि जब उन्हें अस्पताल लाया गया तो वो 80% तक जल चुकी थी।
जिसके बाद पुलिस ने उस छात्र पर हत्या का मामला दर्ज कर लिया और आरोपी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई। बताया गया कि इस घटना के बाद वो आत्महत्या के इरादे से पास की खाई पर पहुंचा, जहां से पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। उधर हरियाणा के नूंह में एक बच्चे की मौत के मामले में राजस्थान पुलिस के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। 17 फरवरी को राजस्थान पुलिस ने भिवानी डबल मर्डर केस में श्रीकांत पंडित नाम के आरोपी के घर पर छापा मारा था और आरोप है कि राजस्थान पुलिस की मारपीट की वजह से आरोपी श्रीकांत की पत्नी के पेट में पल रहे बच्चे की मौत हो गई थी, जिसके बाद नूंह के नगीना थाने में राजस्थान पुलिस के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। 2 दिन पहले हरियाणा पुलिस ने नवजात बच्चे को शमशान से निकलवाकर पोस्टमार्टम करवाया था। इधर बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भाई पर एक आदमी को धमकाने के आरोप में एफआईआर दर्ज कर ली गई। पुलिस के मुताबिक उन्होंने पिस्तौल लहराते हुए उस आदमी को डराने की कोशिश की, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भाई शालिग्राम हाथ में पिस्तौल लिए एक आदमी को धमकाते दिखाई दिए। बताया गया कि जिस शख्स से मारपीट की गई वो दलित समुदाय से था। विभिन्न SC/ST एक्ट की जो धाराएं हैं उनके तहत मामले को पंजीकृत कर लिया गया है। जानकारी के मुताबिक ये घटना 2 दिन पहले की थी, जहां एक शादी समारोह के दौरान कहासुनी हुई और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भाई पर एक्शन लेते हुए उनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया। इस बीच मुंबई क्राइम ब्रांच ने सांता क्रूज इलाके में कई जगहों पर छापेमारी कर प्रतिबंधित ई-सिगरेट की बड़ी खेप बरामद की और साथ ही एक आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया। सांता क्रूज में अलग अलग जगहों पर मुंबई क्राइम ब्रांच ने छापेमारी में 31 लाख रुपयों की प्रतिबंधित ई-सिगरेट बरामद की। उधर प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना का नाम बदलने पर पंजाब और केंद्र सरकार आमने सामने आ गई। केंद्र सरकार ने पंजाब को योजना का पैसा रोक देने का ऐलान किया, जिसका मतलब है केंद्र पंजाब को अब अपने हिस्से का पैसा नहीं भेजेगा। केंद्र सरकार के मुताबिक पंजाब ने पूरी योजना की ब्रांडिंग को बदल दिया, नाम भी मोहल्ला क्लिनिक कर दिया। इसी से नाराज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 2 टूक कह दिया कि योजना के नाम पर पैसे भेजे जाते हैं और योजना नहीं होगी तो पैसे भी नहीं भेजे जाएंगे। इस बीच ताइवान की यूक्रेन से तुलना पर चीन भड़क गया। उसके विदेश मंत्री चिनगांग ने इस बात पर कड़ी आपत्ति जताई और बयान दिया कि कुछ देशों को ताइवान और यूक्रेन की तुलना करनी बंद करनी चाहिए, क्योंकि इससे दुनिया में चीन के खिलाफ माहौल बनेगा। चीन के विदेश मंत्री चिनगांग का यह बयान ऐसे समय में आया जब अमेरिका का एक प्रतिनिधिमंडल ताइवान दौरे पर है। यानी अमेरिका ने फिर से चीन को चिढ़ाया है, क्योंकि चीन ये नहीं चाहता कि अमेरिकी ताइवान में कदम रखें। लेकिन पिछले साल पेलोसी की यात्रा के बाद से यह सिलसिला जारी है, या यूं कहें कि बढ़ गया है। यही नहीं, अमेरिका चीन पर चौतरफा दबाव बनाने की कोशिश में जुट गया है। एक दिन पहले ही अमेरिकी विदेश मंत्री ने बयान दिया कि चीन रूस को खतरनाक हथियार दे सकता है, क्योंकि चीन और रूस दोस्त हैं। दोनों देशों की करीबी यूक्रेन जंग के बाद बढ़ चुकी है, जिस पर अमेरिका ने आपत्ति जताई। अमेरिका के विदेश मंत्री ने इसी ओर इशारा किया, जिसके अगले दिन चीन के विदेश मंत्री का सख्त बयान आया और उन्होंने साफ साफ कह दिया कि आज यूक्रेन कल ताइवान जैसे बयान देने बंद किए जाएं। उन्होंने एक बार फिर अमेरिका को चेतावनी भी दी और ताइवान से दूर रहने को कहा। लेकिन अमेरिका कहां चीन की सुनता है। उसने फिर से अपना प्रतिनिधिमंडल ताइवान भेज दिया, जिससे चीन को मिर्ची लग गई। इधर पुरानी पेंशन स्कीम पर वित्त मंत्री के बयान पर सियासी घमासान छिड़ गया। उन्होंने कहा कि इस स्कीम के लिए राज्यों को केंद्र से मदद नहीं मिलेगी और उन्हें खुद ही पुरानी पेंशन स्कीम चलानी होगी, यानी केंद्र से राज्यों को पेंशन के लिए पैसे नहीं मिलेंगे। वित्त मंत्री के इस बयान पर राजस्थान के सीएम भड़क गए। मानवीय दृष्टिकोण का सवाल है ये, हम कोई उन पर दया नहीं करे, ऐसा नहीं कर रहे हैं। राजस्थान सरकार ने हाल ही में अपने बजट में पुरानी पेंशन योजना शुरू करने का ऐलान किया था, लेकिन वित्त मंत्री ने इसके लिए केंद्र के पास जमा 45,000 करोड़ रुपए जारी करने से मना कर दिया। उधर कांग्रेस ने संकेत दे दिए कि वो विधानसभा चुनाव के नतीजे आने तक राष्ट्रीय स्तर पर कोई गठबंधन नहीं करेगी। माना जा रहा है कि इसकी सबसे बड़ी वजह नीतीश और केसीआर है, क्योंकि ये दोनों नेता कांग्रेस से अलग राह तलाश रहे हैं। केसीआर ने खम्मम में विपक्षी नेताओं की रैली से कांग्रेस को आउट किया, तो नीतीश तीसरे गठबंधन का जुगाड़ लगा रहे हैं, जिससे कांग्रेस की राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश को जोरदार झटका लगा। नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस ने विपक्ष को एकजुट करने का प्लान ठंडे बस्ते में डाल दिया। सूत्र बता रहे हैं कि कांग्रेस इस बारे में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद सोचेगी। उसके नेताओं ने दूसरी विपक्षी पार्टियों के खिलाफ बोलना भी शुरू कर दिया। तो हमारे दो चेहरे नहीं है बीजेपी के संबंध में, यानी 2024 के चुनाव में विपक्षी एकता के प्लान पर पानी फिरता दिख रहा है, क्योंकि कांग्रेस ही पीछे हट रही है। यानी बीजेपी का काम आसान हो रहा है, क्योंकि कांग्रेस ये बात जानती है कि बीजेपी को हराने के लिए विपक्ष को एक होना होगा। लेकिन दुविधा यह है कि राहुल एंड पार्टी को दूसरी पार्टियां अपना नेता मानने को तैयार नहीं हो रही। इधर मौसम विभाग ने आशंका जताई कि दिल्ली के लिए मार्च का महीना जून जैसा साबित हो सकता है। दिल्ली समेत आसपास के कुछ इलाकों में अभी से पारा 30 डिग्री के ऊपर जा चुका है।
जिसकी वजह से लोगों के पसीने छूटने लगे हैं। मौसम विभाग का मानना है कि दिल्ली समेत कई राज्यों में फरवरी के आखिरी और मार्च के पहले हफ्ते में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ सकती है। 2 दिन की बात अगर की जाए तो तापमान जो है 33 डिग्री के आसपास ही बने रहने का अनुमान है। मौसम विभाग का मानना है कि फरवरी के महीने में ये गर्मी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से पड़ रही है, जो अगले कुछ महीनों तक लोगों को परेशान कर सकती है। सामान्य से काफी ज्यादा ऊपर है, 7-8 डिग्री ऊपर टेम्परेचर बने हुए हैं। 1-2 डिग्री की राहत मिलेगी, लेकिन ज्यादा राहत नहीं है। वहीं इस बार सामान्य से कम बारिश होने की आशंका भी जताई जा रही है, जिसका असर फसलों की पैदावार पर पड़ सकता है। उधर उत्तर प्रदेश के बरेली में एक ट्रेन के इंजन को धक्का लगाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें कई लोग ट्रेन के उस इंजन को धक्का लगाते नजर आए। कुछ लोग प्लेटफॉर्म से तो कुछ ट्रेन की पटरियों के बीच से ही उसे धकेलते दिखाई दिए। बताया गया कि इंजन में कुछ खराबी आ गई थी, जिसके बाद प्लेटफॉर्म पर मौजूद लोगों से धक्का लगवाया गया। इस बीच बिहार के सीतामढ़ी में जैम खुलवाने पहुंची पुलिस पर लोगों ने हमला कर दिया। उन्होंने पुलिस की गाड़ियों पर डंडे और पत्थर बरसाए, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें जैम खुलवाने पहुंची पुलिस भागती हुई नजर आई, जिनके पीछे लोग डंडे और पत्थर लेकर दौड़ते दिखाई दिए। इसी दौरान लोगों ने वहां पुलिस की एक गाड़ी को घेर लिया और उस पर पथराव शुरू कर दिया। बताया गया कि गांव में एक लड़के की संदिग्ध हालात में मौत हो गई थी, जिसके खिलाफ गांव वाले प्रदर्शन कर रहे थे और इन्हें ही हटाने पुलिस वहां पहुंची थी। इधर हरियाणा के कुरुक्षेत्र में गुरुद्वारे के अंदर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। ये लोग हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से जुड़े बताए गए, जिनका गुरुद्वारे के अंदर एक दूसरे से आमना सामना हो गया। देखते ही देखते वहां हालात इस कदर बिगड़ गए कि दोनों पक्षों के लोगों में हाथापाई होने लगी। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से जुड़े इन लोगों के बीच गर्मा गर्मी बढ़ती चली गई। ऐसे में वहां पहुंचे पुलिस वालों ने बीच बचाव की कोशिश की। पुलिस कर्मियों ने शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से जुड़े लोगों को धकेलकर गुरुद्वारे से बाहर निकाला और कुछ को गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई। उधर जापान पर कोरोना के बाद अब बर्ड फ्लू का संकट गहरा गया, जिसके बाद एहतियातन करीब 1.5 करोड़ पक्षियों को मार दिया गया। जापान के 6 राज्यों में बर्ड फ्लू फैल गया, जिसके अब पूरे जापान में पहुंचने का डर है। जापान के कृषि मंत्रालय ने इसकी चेतावनी जारी की। पूरे जापान में यह खतरा न बढ़ पाए, इसलिए सावधानी बरतते हुए 1.5 करोड़ पक्षियों को मार दिया गया। जापान में बर्ड फ्लू के बाद पक्षियों को मारने का यह सबसे बड़ा आंकड़ा है। बर्ड फ्लू की मुसीबत जापान में लगभग हर साल आती है। 2020-21 में भी करीब 1 करोड़ पक्षियों को मारना पड़ा था। इधर गुजरात के राजकोट से हैरान करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां शराबबंदी के बीच शादी में शराब पीते हुए झूमना कुछ लोगों के लिए महंगा पड़ गया, क्योंकि बारातियों का शराब पीते नाचने का वीडियो वायरल हो गया, जिसमें कुछ लोग हाथों में शराब की बोतल लेकर झूमते नजर आए। गुजरात में शराबबंदी लागू है, इसके बावजूद शादी में ये लोग न सिर्फ शराब पीते हुए नाचते नजर आए, बल्कि एक दूसरे को शराब से नहलाते भी दिखे। सिर्फ बाराती ही नहीं, घोड़ी पर बैठा दूल्हा भी हाथों में पिस्तौल लेकर झूमता दिखाई दिया। इस वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस ने दूल्हे समेत 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इस बीच हरियाणा के मानेसर में भिवानी कांड के आरोपी मोनू मानेसर के समर्थन में महापंचायत बुलाई गई, जिसमें हिंदू महासभा ने राजस्थान पुलिस को धमकी दे डाली और ऐलान कर दिया कि वो किसी भी सूरत में मोनू मानेसर की गिरफ्तारी नहीं होने देंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने महापंचायत के दौरान राजस्थान पुलिस को धमकी तक दे डाली। आएगी तो अपने पांव से, लेकिन वापस अपने पांव से नहीं जा पाएगी। भिवानी कांड के आरोपी मोनू मानेसर की गिरफ्तारी के खिलाफ बजरंग दल और हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने नेशनल हाईवे भी जाम कर दिया। इधर उत्तर प्रदेश के कासगंज में पुलिस ने फेसबुक के जरिए एक अवैध हथियार की फैक्ट्री का भंडाफोड़ कर दिया। पुलिस ने अवैध हथियार बनाने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया, जिनके पास से पुलिस ने 1 बंदूक और 2 तमंचे समेत भारी मात्रा में हथियार बनाने का सामान बरामद किया। बताया गया कि पुलिस की सोशल मीडिया टीम को फेसबुक पर आरोपियों की पोस्ट की गई एक तस्वीर मिली, जिसमें उन्होंने अपने हाथों में अवैध असलहा पकड़ा हुआ था, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने इस अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़ कर दिया। उधर मुंबई के चेंबूर में गायक सोनू निगम के साथ धक्का मुक्की हो गई। ये घटना तब हुई जब सोनू निगम चेंबूर फेस्टिवल में गाना गाकर स्टेज से उतर रहे थे। तभी एक शख्स पीछे से आया और उसने सोनू निगम को धक्का दे दिया। इस दौरान जब उनके बॉडीगार्ड और एक दोस्त रब्बानी मुस्तफा खान ने उन्हें बचाने की कोशिश की, तो आरोपी ने उन्हें सीढ़ियों से नीचे धकेल दिया। रब्बानी को तो ऐसे पीछे गया तो उसके बच गया, मर जाता। जानकारी के मुताबिक जिस आदमी पर धक्का मुक्की का आरोप लगा वो उद्धव गुट के विधायक प्रकाश फातरपेकर का बेटा स्वप्निल फातरपेकर है। हालांकि चेंबूर फेस्टिवल के आयोजकों ने दावा किया कि वो बस सोनू निगम के साथ सेल्फी लेना चाहता था
और उसका धक्का मुक्की का कोई इरादा नहीं था। उधर भी जाके सोनू सर से माफी मांगी एज ऑर्गेनाइजर और उनको बोला कि ऐसा नहीं होगा। इस हादसे में सोनू निगम के बॉडीगार्ड समेत उनके दोस्त को काफी चोट आई, जिसके बाद उन्होंने आरोपी स्वप्निल के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी। उधर 1912 में समंदर में डूबे टाइटैनिक जहाज के मलबे का एक दुर्लभ वीडियो सामने आया, जिसे इस घटना पर बनाई गई फिल्म टाइटैनिक के 25 साल पूरे होने पर रिलीज किया गया। बताया गया कि यह वीडियो 1986 में बनाया गया था, जिसमें टाइटैनिक जहाज के कई हिस्से बिल्कुल साफ नजर आए। दावा किया गया कि यह वीडियो समंदर में 13,000 फीट की गहराई में जाकर बनाया गया। 1912 में हुए उस जहाज हादसे में करीब 1500 लोगों को जान गंवानी पड़ी थी। इस बीच खबर है कि कंगाली की वजह से पाकिस्तान में बैठे आतंकी अब आपस में ही लड़ रहे हैं। पाकिस्तान में बैठे आतंकी बशीर मीर की इस्लामाबाद में मौत की खबर आई। बशीर मीर हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर था, जो कश्मीर में आतंकवादियों को भेजता था और कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन के हर ऑपरेशन में बड़ी भूमिका निभाता था। जम्मू कश्मीर से लगने वाली पाकिस्तान की सीमा के पास आतंकियों के कैंप लगाने में भी बशीर मीर का हाथ रहता था। बशीर मीर को किसने मारा ये साफ नहीं हुआ, लेकिन खबर है कि इस्लामाबाद के पास उस पर कुछ लोगों ने हमला किया, जिसमें उसकी जान चली गई। मतलब ये कि हिजबुल मुजाहिदीन का एक खूंखार आतंकी, जिसे ISI सुरक्षा देती थी, उसकी इस्लामाबाद में ही हत्या कर दी गई। माना जा रहा है कि आतंकी संगठनों का कश्मीर में चल रहा नेटवर्क बशीर की मौत से कमजोर हो जाएगा। लेकिन बशीर अकेला ऐसा आतंकी नहीं है जिसकी इस तरह से मौत हो गई हो, बल्कि इससे पहले जहूर मिस्त्री की मौत की खबर भी आई थी, जिसकी कुछ इसी तरह कुछ हमलावरों ने हत्या कर दी थी। जहूर मिस्त्री भी भारत के मोस्ट वांटेड आतंकियों की लिस्ट में था, बल्कि उसकी तलाश तो भारतीय एजेंसियां दशकों से कर रही थी, क्योंकि 1999 में IC-814 को हाईजैक करने वाले 5 आतंकियों में जहूर मिस्त्री भी शामिल था। पाकिस्तान में इन खूंखार आतंकियों की खिदमत का काम वहां की सेना और ISI मिलकर करती हैं, लेकिन कंगाली की वजह से हवा का रुख बदलने की खबर है। खबर है कि कंगाल पाकिस्तान अब अपनी पाई का हिसाब रखने लगा है, इसीलिए आतंकियों की फंडिंग कुछ महीनों से बंद है। न तो उन्हें हथियार खरीदने के लिए फंडिंग मिल रही है और न ही पेट भरने को पैसा मिल रहा है। इसीलिए छोटे बड़े आतंकी संगठनों का सहारा केवल मस्जिदों से मिलने वाला चंदा है। यही वजह है कि छोटे छोटे फंड पर बड़े बड़े आतंकी कुत्ते बिल्ली की तरह झगड़ रहे हैं। पहले जहूर मिस्त्री और अब बशीर मीर की मौत को भी इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। इधर दिल्ली के मॉडल टाउन इलाके में के एक बैंक के अंदर दिन दहाड़े फायरिंग से लोगों में दहशत फैल गई। बताया गया कि दिन के वक्त करीब 2:30 बजे गोली चलाने वाला आरोपी बैंक के अंदर पहुंचा और आरोप है कि कैश काउंटर के पास पहुंचकर उसने पिस्तौल निकालकर हवा में गोलियां चला दी। हालांकि तुरंत ही पुलिस को घटना की खबर दी गई और पुलिस ने बैंक में पहुंचकर आरोपी को पकड़ लिया। 5 राउंड फायर किए उसने। पुलिस ने ये जानकारी भी दी कि आरोपी के पास से पिस्तौल के अलावा 7 गोलियां बरामद की गई। इस बीच गैंगस्टर और आतंकी गठजोड़ के खिलाफ NIA ने देश के 8 राज्यों में छापेमारी की। बताया गया कि लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गों से पूछताछ के आधार पर NIA ने छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया और देश के 8 राज्यों में 70 से ज्यादा जगह पर छापेमारी की कार्रवाई की। उन्होंने लॉरेंस बिश्नोई के अलावा नीरज बवाना और काला जठेड़ी गैंग के ठिकानों पर भी दबिश दी। पिछले 6 महीनों में गैंगस्टर और आतंकी गठजोड़ के खिलाफ NIA की ये तीसरी बड़ी छापेमारी बताई गई। चंद सस्ती ख्वाहिशों पर सब लुटाकर मर गईं। चंद सस्ती ख्वाहिशों पर सब लुटाकर मर गईं, नेकियां खुदगर्जियों के पास आकर मर गईं। 100 बात की एक बात कही चिराग ने, वो लम्हा जब झूठ की महफिल में सच दाखिल हुआ, साजिशें उस एक पल में हड़बड़ाकर मर गईं। मिलते हैं कल, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का। वक्त फिर होगा 100 बात की एक बात।